नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास में, जहां पर हम करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया वाले प्रश्न आप सभी के लिए, साइड एग्जाम के लिए। तो जय हिंद जय भारत। जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए क्लास को। अभी तक नहीं शेयर की तो शेयर जरूर कर दीजिए। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कल है हमारा 15 अगस्त। बिल्कुल, चलिए तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं भी शेयर कर देता हूं यहां पर क्लास को, ताकि और भी साथी हमारे साथ इस क्लास में आ पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को जल्दी से। हाँ सर, टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज का भी शेड्यूल बना दिया गया है। बिल्कुल टॉपिक वाइज का भी शेड्यूल बना दिया है, उसकी भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, आज शेड्यूल बन जाएगा। 16 तारीख से टॉपिक वाइज चालू हो जाएगी। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी, सेना जी, अंशु जी, कृष्णा रानी, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। चाहना सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, है ना। चलिए तो स्टार्ट करें आज की क्लास को, और एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। काफी कम लोग जुड़े हैं अभी तक। देव जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि भैया 15 अगस्त के मौके पर आप लोग को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हर कोर्सेज पे 15% ऑफ कर दिया गया है। जी हाँ, 15% ऑफ कर दिया गया है। 15 अगस्त 15 AUG कूपन कोड यूज करेंगे आप, तो आपको सभी कोर्सेज पे 15% ऑफ मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ऑफर आज और कल में रहेगा। हर कोर्स पे 15% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल रहा है। चाहे आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, चाहे आप पेपर 1 का कोर्स ले रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का, मैथ्स का, रीजनिंग का, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, 15 अगर आप कूपन कोड यूज करें और 15% ऑफर में आप पाइए। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है गरिमा, वर्षा जी, ललिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर 2018 के सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर अपलोड है। तो अगर 2018 में कैसा पेपर आया था सेट का, वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। और कैटेगरी यहाँ पर या तो ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, या यहाँ पर MPPSC सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर आप UGC नेट सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए, लाइफ साइंस की क्लास तो नहीं है, लेकिन पेपर आपको यहां पर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर 2018 में जो हुआ था, है ना, MP सेट का। चलिए, इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF मिल जाएगी क्लास की। इसके पहले जो क्लासेस हुई हैं उसकी PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो AEP ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। और अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर से 7049240399 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथ में पेपर 1 अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए, आपका मैथ रीजनिंग नहीं आती है, तो भैया 799 रुपए में पेपर 1 मिल जाएगा। उसमें भी अभी 15% ऑफ हो जाएगा। 15 अगस्त कूपन कोड लगा दीजिएगा तो 15% एक्स्ट्रा ऑफ। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 299 की, 299 रुपए की। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। गुड इवनिंग सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, गुड इवनिंग। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संध्या जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज, जी हाँ, चिंतनशील शिक्षण जो है वो क्या है। चलिए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की यहां पर बात हो रही है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, आप सभी को पता है 4 लेवल होते हैं टीचिंग में। टोटल 4 लेवल होते हैं टीचिंग में। पहला ऑटोनोमस लेवल, जिसमें बच्चा खुद से चीजें सीखता है, पेरेंट्स की मदद से थोड़ी सी चीजें सीखता है। फिर आता है मेमोरी लेवल, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, और सबसे मोस्ट थॉटफुल लेवल जिसको हम कहते हैं वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना।
अब रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे टॉप लेवल कहलाता है। बोला जा रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग, या फिर लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग, या साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, और लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग। अब आपको बताना है इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। गुड इवनिंग राजनंदिनी जी, दर्शिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पायल जैनेन्द्र बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ चलिए, ए बोल रहे हैं काफी स्टूडेंट। हाँ काफी स्टूडेंट ए बोल रहे हैं। ए क्यों बोल रहे हो भाई? हाँ ए क्यों बोल रहे हो? हाँ अच्छा, इसका प्रपोनेंट तो पता है ना? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का जो मेन प्रपोनेंट था वो हंट था। प्रवर्तक की बात करें तो हंट जो है प्रवर्तक माना जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का, है ना। और सबसे हाई लेवल ऑफ टीचिंग होती है जहां पर आप प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग इसको हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग जिसे हम कहते हैं। और यहां पर ज्यादा सोचना पड़ता, सबसे ज्यादा थॉटफुल प्रोसेस है। तो इसका सबसे सही आंसर है वो है सी। जी हां, शिक्षण के बारे में सोचने की चक्रीय प्रक्रिया है ये, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस है ये अबाउट टीचिंग, याद रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड टीचिंग। तो ये इसका सही आंसर है और ये पूछा गया था आपको एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भैया ये साइक्लिक प्रोसेस होती है जहां पर पूरा का पूरा ऑर्डर चलता है किस तरह से, साइकिल के फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशाल जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। अगला है कि एक शिक्षक को खालिस्तान की पहचान करनी चाहिए और उसके अनुसार पढ़ाना चाहिए। अ टीचर शुड आइडेंटिफाई ब्लैंक एंड टीच अकॉर्डिंगली। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से, इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग स्टूडेंट के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स के हिसाब से, या इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग पेरेंट्स के हिसाब से। भी एक टीचर कैसे पढ़ाएगा? हाँ, एक टीचर जो है कैसे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाना चाहिए? आप एक टीचर हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे? गुड इवनिंग राजू जी, नमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। चलिए, आप एक खुद टीचर बनने वाले हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे? पैसे देख के पढ़ाएंगे क्या कि भैया गरीब है तो उसको पढ़ा दो, अमीर है इसको मत पढ़ा? ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल, आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, है ना। कोई बच्चा थोड़ी देर में समझ रहा है, कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ रहा है, तो आप थोड़ा किस पे ध्यान देंगे? जो थोड़ा लेट समझ रहा है उस पे ध्यान देंगे, है ना। जय श्री राम शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट कर लेने के लिए भैया सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, कमेंट ऑन हो जाएंगे आपके, है ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हमारी तरफ से नहीं, टीम की तरफ से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को तो कमेंट भी करने लगोगे आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वयं प्रभा जो है ग्रुप ऑफ चैनल है, टेलीकास्टिंग करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम, उसकी वर्तमान में संख्या कितनी है? तो इसमें एक ऑप्शन में और दे देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि इसमें ऑप्शन नहीं है। हाँ, वर्तमान में संख्या कितनी है? तो जनरली आप देखोगे जो स्वयं प्रभा है ना, स्वयं प्रभा है, उसके वर्तमान में संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है। और ये क्वेश्चन आया था लेकिन इसको बाद में डिलीट करना पड़ा, क्योंकि ये जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इसकी संख्या कुछ और थी, है ना। लेकिन अभी तक आते आते जो इसकी संख्या है वो काफी ज्यादा है ना, स्वयं प्रभा की। तो इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए बता दीजिए कितना होगा इसका आंसर। हाँ, स्वयं प्रभा की बात हो रही है। हाँ,
देखिए जब लॉन्च हुआ था तो 32 के आसपास थी, है ना। जब लॉन्च हुआ था ना तो 32 के आसपास थी, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो 80 से ज्यादा है यहाँ पर जो संख्या है ना। वर्तमान में देखेंगे अगर ना आप नेट पे सर्च करेंगे तो 80 से ज्यादा है। बट ऐसा क्वेश्चन अब शायद ही आए। पहले ये क्वेश्चन सेट एग्जाम में महाराष्ट्र के पूछा गया था, लेकिन अब शायद ही ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए। बट इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, स्वयं का फुल फॉर्म पूछ सकता है ना, स्वयं का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है कि स्वयं में कौन सा सैटेलाइट का यूज किया जाता है, या फिर किस किस फील्ड में स्वयं का यूज किया जा रहा है, मतलब कौन कौन सी टीचिंग में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है इसमें आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। बाकी आप देखोगे तो इसमें वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, है ना। बिल्कुल रिसेंट में आप देखेंगे तो 80 बेसिकली है, 80 है ना। इसका सही आंसर रिसेंट में देखेंगे तो 80 है। लॉन्च इसकी जो हुई थी वो 32 से हुई थी, है ना, याद रखिएगा 32 से इसे लॉन्च किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। बिल्कुल वर्तमान में याद रखिएगा 80 के आसपास इसकी संख्या है। और क्वेश्चन अब शायद ही आए ये वाला, बट घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वयं प्रभा किसके लिए है ना, क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फुल फॉर्म पूछ लेगा स्वयं का, तो ये भी आपको पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है ना, यानी जो पारस्परिक टीचिंग है, ये पारस्परिक ना करके सॉरी पारंपरिक शिक्षण जो है उसमें आप क्या यूज करते हो, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड या 3 डायमेंशन मोड। चलिए मॉडल। सुलेखा जी गुड इवनिंग, आकांक्षा जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ चलिए जल्दी से आंसर कीजिए भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ क्या होगा इसका आंसर? देखिए अगर 80 ऑप्शन में ना हो तो 34 ही सही है, क्योंकि स्टार्टिंग तो 34 से हुई थी, तो आप उसको मान सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो 80 है। वो क्वेश्चन में बोल रहा हूं ना, नहीं आएगा। अगर आता भी है, अगर ऑप्शन में ना हो तो बाद में उसका आंसर की डिलीट की जाएगी, जैसे एक एग्जाम में उसने की है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिए चलेगा। चलिए तो ट्रेडिशनल वे होता है व्हाइट बोर्ड भैया। व्हाइट बोर्ड जो है ट्रेडिशनल वे है ना। व्हाइट बोर्ड सबसे जो पारंपरिक स्टार्टिंग हुई थी, तो बेसिकली आप देखोगे तो पहले तो ब्लैक बोर्ड से स्टार्ट हुआ आपका, है ना। आप जब हम पढ़ते थे तब भैया ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे चौक से। उसके बाद थोड़े दिनों बाद ग्रीन बोर्ड आ गया, है ना। ग्रीन बोर्ड में भी चौक यूज होने लगी। फिर थोड़ा सा स्कूल का बजट बढ़ गया तो फिर व्हाइट बोर्ड आ गया, है ना। फिर व्हाइट बोर्ड आ गया। व्हाइट बोर्ड में इंक और ये सब की जरूरत पड़ती थी, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था क्योंकि इंक भरती थी भैया, मार्कर खराब होते थे। फिर थोड़ा सा और बजट बढ़ गया तो भैया आपका क्या आ गया, प्रोजेक्टर आ गया। प्रोजेक्टर में वाला काम हो गया। और प्रोजेक्टर के बाद अब तो भैया हर स्कूल में आप देखोगे अगर थोड़ा अच्छा है तो डिजिटल बोर्ड आ चुका है ना। आप देखोगे तो डिजिटल बोर्ड आ चुका है। तो बेसिकली आप देखोगे हम पढ़ते थे जब, है ना, तब ब्लैक बोर्ड में ही हमें पढ़ाया जाता था। और आप भी जब पढ़ते होंगे तो ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाया जाता था। और गांव में भी अभी भी ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाया जाता है। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। विशाल जी, हाँ बिल्कुल। संध्या जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर गो थ्रू स्टूडेंट्स नोटबुक एंड गिव रिमार्क, दिस इज कॉल्ड व्हाट। भैया एक शिक्षक है, वो विद्यार्थियों की नोटबुक चेक कर रहा है ना, और उसमें टिप्पणी देता है, उसे क्या कहा जाता है ना। हाँ जल्दी बताइए। कई बार आप देखते हो ना, हम लोग क्या करते हैं, आदत होती है पिछले पेज में कुछ कुछ खेलते रहते हैं, गोला कट्टस भी खेलते थे, है ना। कई लोग तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत दिल विल बना के भी रख देते हैं नोटबुक में, पीछे वाले पेज में, है ना। हाँ बिल्कुल, सचिन लव सीमा, इस तरह से बिल्कुल दिल विल बना के। तो टीचर जब देखता था तो पिटाई भी हो जाती थी फिर। तो वही चीज है। हाँ क्या यूज करते थे भाई आप? हाँ नोटबुक चेकिंग, डेली रिमार्क, इवैल्यूएशन या असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। जल्दी बताइए किस लिए यूज किया जाता है भाई साहब, है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हाँ सी बोल रहे हैं। हाँ देखिए इवैल्यूएशन यहां पर थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप नोटबुक चेक कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, है ना। अगर मैं यहां हिंदी वर्ड देखूं ना, तो हिंदी वर्ड थोड़ा सा यहां पर गलत हो रहे हैं। हिंदी वर्ड थोड़ा सा यहां पर गलत हो रहे हैं एक्चुअली।
तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हिंदी में दोनों में मूल्यांकन लिखा है, ठीक है ना, दोनों में मूल्यांकन लिखा है वो ठीक है, लेकिन इंग्लिश अगर आप वर्ड देखेंगे तो असेसमेंट जो होता है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा अगर इंग्लिश के हिसाब से आप जाएंगे। और असेसमेंट बेसिकली प्रोसेस है किसकी, एक्चुअली में इवैल्यूएशन की ही प्रोसेस कहलाती है असेसमेंट। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि असेसमेंट जो है वो बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, ताकि बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके, है ना। तो हिंदी में थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ट्रांसलेशन मिस्टेक है, क्योंकि ये पेपर हिंदी में था नहीं, मुझे हिंदी में करना पड़ा। जनरली ज्यादातर स्टेट्स केवल राजस्थान और एमपी को छोड़ दें तो अदर वहां की लोकल लैंग्वेज में रहता है, तो ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, असेसमेंट जो है बेसिकली प्रोसेस है किसकी, इवैल्यूएशन की। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, सुकरात ने सत्य की खोज खालिस्तान विधि से की थी। सोक्रेट हैज ब्लैंक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशन, क्रिटिसिज्म या डायलॉग। चलिए, गुड इवनिंग रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एमपी वाले भैया स्वागत है आपका भी क्लास में। हाँ, गुड इवनिंग शुभम ओझा जी। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए यार। इतना मैं आप लोगों के लिए एफर्ट डाल रहा हूं, पता नहीं कौन कौन सी भाषा से मैं निकाल के ला रहा हूं पेपर, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं बैठ के रात भर, है ना। तो मेरा एफर्ट अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, है ना। तो लाइक तो ठोक ही दीजिए, क्योंकि 72 लोग देख रहे हैं तो लाइक तो करना बनता है आप लोगों का। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, सच की खोज कैसे की थी। हाँ, चलिए, तो ये जो सॉक्रेट की जो मेथड थी इसे इलेंटिक मेथड भी कहा जाता है, इलेंटिक मेथड भी कहा जाता है, इलेंटिक मेथड भी कहा जाता है, इसे डिबेट मेथड भी कहा जाता है, डिबेट मेथड भी कहा जाता है। ये बेसिकली है संवाद, डायलॉग। जी हां, संवाद से, डिबेट से इन्होंने क्या की थी, खोज की थी किसकी, बेसिकली आपकी ट्रुथ की। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, है ना। और आप सभी को पता है सुकरात के बारे में, सुकरात जो है ग्रेट फिलोसोफर बेसिकली आपके हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए, तो मेरे हिसाब से सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। और ये दो मेथड का नाम याद रखिएगा, इलेंटिक मेथड, डिबेट मेथड, या ऐसे सोक्रेट्स मेथड भी कहा जाता है ना। सोक्रेट्स मेथड अगर आ जाए ना तो याद रखिएगा, ये भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर एम टू, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आपका बोला जा रहा है एस्टैब्लिश एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, डिस्क्राइब वेरिएबल, स्टडी एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी या स्टडी ट्रेंड एनालिसिस। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए सामने लेके आया हूं। हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड की बात हो रही है यहां पर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड की बात हो रही है। आपने रिसर्च मेथड्स पढ़ी हैं, अलग अलग टाइप की रिसर्च मेथड होती हैं, है ना। उसी में आप देखेंगे एक जो मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, है ना। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड के बारे में यहां पर चीजें चल रही हैं, वो आपको बताना है। सी बोल रहे हैं काफी स्टूडेंट्स, सी स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, नहीं। इसका सही आंसर जो है वो है स्टेब्लिश, स्टेब्लिश एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल। जी हां, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है बेसिकली क्या होती है, कंडक्ट इसलिए की जाती है ताकि साइंटिफिक रिलेशनशिप बताया जा सके दो वेरिएबल के बीच में। अगर आप देखेंगे जो कॉजल रिलेशनशिप होता है उसको शो करने के लिए, जी हां, कॉजल जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। अगर आप स्टार्टिंग ही पढ़ेंगे तो पहली लाइन ही ये मिलती है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन टू एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, कॉजल रिलेशनशिप, हम ना दो चरों के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए या दो इससे ज्यादा चर हैं उनके बीच में
आप क्या यूज करते हो, एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करते हो। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बताऊं तो कोई भी आपकी एक्सपेरिमेंट है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, बिल्कुल नमिता जी, कॉज एंड इन इफेक्ट, है ना, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट हो सकते हैं, है ना, जो ऑल वेरिएबल होंगे वो आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे इंडिपेंडेंट को छोड़ के। इसी प्रकार आपका जो आपका मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो डिपेंड करता है किस पे, आपके ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्व जो करते हो ना आप, ऑब्जर्वेशन, है ना, बिल्कुल। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए सर आपकी तो बिल्कुल पूजा जी, आपको ऐप पे मिल जाएंगी, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जरूर मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है लिमिटेशन लेट डाउन बाय रिसर्चर आर कॉल्ड। लिमिटेशन, शोधकर्ता द्वारा निर्धारित सीमाएं क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्टिव, डिलिमिटेशन, अजम्पशन या हाइपोथेसिस। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। हाँ, हाँ भाई, कोई भी रिसर्च है तो वो 100% कभी पूरी नहीं होती है ना। उसमें आपकी कुछ होती है बाउंड्री, है ना, कि इस बाउंड्री पार हमारा खेल खत्म, है ना, इस बाउंड्री के पार हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा, हमारी दवा नहीं चलेगी, हमारी रिसर्च नहीं चलेगी। तो बेसिकली बाउंड्री क्या डिसाइड करती है कि व्हाट इज इंक्लूड और व्हाट इज एक्सक्लूड। भैया क्या इंक्लूड है आपकी रिसर्च के अंदर और क्या एक्सक्लूड है, उसको बताता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं डीलिमिटेशन। जी हां, इसे किस नाम से जानते हो आप, डीलिमिटेशन के नाम से जानते हो। तो मेरे हिसाब से बी जिसने आंसर दिया है यहां पर, वो थोड़ा सा यहां पर सही होगा। बी मुझे लगता नहीं किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया है, तनवीर ने आंसर दिया है बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तनवीर बस का यहां पर सही है और 1-2 बच्चों को और है। पूजा का, आपका भी सही है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो यहां पर बी आंसर, डीलिमिटेशन जो की है वो आपका याद रखना, हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना। और ऑब्जेक्टिविटी तो आपको समझ में आता है, नाम से समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब गोल, एम, है ना, कि भैया रिसर्च का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपका ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। कि भैया मुझे क्या बना है, कोविड की वैक्सीन बनानी है। क्यों बनानी है, क्योंकि कोविड को भगाना है, कोरोना को भगाना है, इसलिए कोविड की वैक्सीन बन रही है, वो मेरा एम है ना। धारणाएं, अजम्पशन क्या हो जाएंगी, अजम्पशन क्या होती है, जिसमें हम बिलीव करते हैं लेकिन वो प्रूफ नहीं है, उसे अजम्पशन मानते हैं, है ना। जिसमें हम बिलीव करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, है ना, मैं अगले साल मंगल पे जाऊंगा यात्रा पे, है ना, अजम्पशन है ये। या मैं अगले साल करोड़पति बन जाऊंगा, ये भी अजम्पशन है। आप मेहनत नहीं कर रहे हो लेकिन आप सोच तो रहे हो, वो अजम्पशन है, धारणा है आपकी। परिकल्पना की बात करें तो परिकल्पना क्या होती है, एक प्रॉपर प्लान होता है, एक प्रॉपर प्लान होता है जो आपको आगे रिसर्च में करना है ना, जो आगे आपको रिसर्च में करना है वो प्रॉपर प्लान आपका परिकल्पना कहलाता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है कि ये चीजें मैं करूंगा और ये थ्योरी में फॉलो करके चल रहा हूं, इसमें मैं ये डाटा कलेक्शन करूंगा, डाटा को एनालिसिस करूंगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मैं अपनी थ्योरी को प्रूव करके दिखाऊंगा या अपनी परिकल्पना को प्रूव करके दिखाऊंगा, वो आपका क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाए, चाहे ऑब्जेक्टिविटी पे आ जाए, चाहे डिलिमिटेशन पे, अजम्पशन पे या हाइपोथेसिस पे। तो चारों चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50 परसेंटाइल एंड द सेम। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली में महाराष्ट्र में जो है स्टैटिक पूछता है काफी, है ना। महाराष्ट्र के सेट में स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स का मिलेगा। आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको शायद ही पूछे, है ना, आपको शायद ही पूछे ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50 परसेंटाइल एंड सेम इज कॉल्ड। हाँ हाँ 50 परसेंटाइल एंड
क्या चीज सेम होती है, तो आपको बताना है 50 परस्टाइल और क्या चीज सेम होती है। तो याद रखिएगा मीडियन, मीडियन और माध्यिका जिसको हम कहते हैं वो दोनों एक जैसी होती हैं, इसको याद रखिएगा। बाकी स्टैटिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत इजी है, नहीं पढ़ा है तो भाई एक क्वेश्चन महाराष्ट्र में अगर आप दे रहे हो तो आ सकता है, वेस्ट अपना एमपी में तो नहीं पूछा गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है, अ रिसर्चर यूज डाटा ऑफ अर्लियर रिसर्च पेपर पब्लिश अ न्यू रिसर्च पेपर, दिस इज व्हाट, इथिकल, अनइथिकल, परमिसिबल या प्रॉपर। चलिए भैया जल्दी बताइए। हाँ भाई किसी और ने रिसर्च कर रखी थी पहले से, उसी को आपने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। किसी व्यक्ति ने अमेरिका में रिसर्च की थी बढ़िया से, उसका पेपर आपने इंडिया में कॉपी पेस्ट कर दिया और बोल रहे हो बढ़िया हो गया। हाँ जैसे आप देखोगे इंडिया में कई ऐसे शो हैं जो विदेश से कॉपी करके लाए गए। फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रेंडिंग पे ही चल रहा है बिग बॉस, है ना, तो बिग बॉस एक्चुअली में इंडिया का थोड़ी है। बिग बॉस जो है वो इंस्पायर है बिग ब्रदर से, बिग ब्रदर करके एक शो है उससे। ऐसे कई ऐसे शो हैं, अमेरिका गॉट टैलेंट वो बन गया इंडिया गॉट टैलेंट, है ना, अमेरिकन आइडल बन गया इंडियन आइडल। तो वही चीज यहां पर पूछी गई है। तो ये आप सभी को पता है कैसी चीज होती है, अनइथिकल होती है, अनैतिक कहलाती है। और आपने एथिक्स में पढ़ा ही होगा कि भाई रिसर्च एथिक्स क्या कहलाती है, कि भाई एक ऑनेस्ट बनो आप। सबसे पहला काम होता है ऑनेस्टी, फिर होता है दूसरे का आपका क्या करना, दूसरे का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको वो ना कर सको आप, है ना। और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि पब्लिश जब आप करते हो तो उसमें आप करते हो कि हाँ ये जो मेरी चीज है पूरी की पूरी, है ना। तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है कि ये आप क्या करो, अनइथिकल चीज कर रहे हो अगर किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो, है ना। चलिए अब ये एक आपका पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है 11 से 15। तो मेरे हिसाब से ये पीडीएफ आपको मिली जाएगी टेलीग्राम पे भी, है ना, और व्हाट्सएप पे भी। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा और बना लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन में उतना टाइम नहीं देंगे क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही कर देंगे। मैं इसका आंसर टिक कर देता हूं ताकि आप बाद में चेक कर सके। मैं आंसर टिक कर देता हूं, है ना, मैं आंसर यहां पर टिक कर दे रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन का, आप चेक कर लीजिएगा ऐसे आराम से बैठ के बना के। नहीं तो फिर 15 मिनट 20 मिनट इसमें बर्बाद जाएंगे और लंबी हो जाएगी क्लास, मजा नहीं आएगा। चलिए यहां से देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। 90 लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा और एफर्ट डाल दीजिए, 100 हो जाएंगे। और लाइक जरूर कर दीजिए, 52 लाइक बोल रहे हैं यार। हाँ बोला जा रहा है कि वाइल डिफाइनिंग कम्युनिकेशन मिलर फोकस ऑन। जी हाँ, जो मिलर हैं उन्होंने किस पे फोकस किया जब कम्युनिकेशन को बेसिकली क्या किया, डिफाइन किया, ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई साहब जल्दी। हाँ मिलर ने किसे फोकस किया जब बेसिकली आपका क्या किया, उन्होंने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया, ये आपको बताना है। हाँ पढ़ा इसके बारे में? हाँ जॉर्ज मिलर बेसिकली एक व्यक्ति थे, जॉर्ज मिलर एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक थ्योरी दी, है ना। जॉर्ज मिलर जो थे एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक थ्योरी दी बेसिकली, और उस थ्योरी के अनुसार आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। हाँ ए बोल रहे हैं कई स्टूडेंट। हाँ बहुत बढ़िया, बाकी स्टूडेंट भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं लेके भी आ रहा हूं बकायदा मैराथन क्लास। जी हाँ मैराथन क्लास आपकी जल्दी चालू हो जाएगी 16 तारीख से। 16 तारीख से मैराथन चलाएंगे अपन टॉपिक वाइज। चलिए तो इसका सही आंसर जो है वो है बिहेवियर चेंज ऑफ रिसीवर। जी हाँ विल डिफाइनिंग कम्युनिकेशन, मिलर किस पे फोकस किए, बिहेवियर चेंज ऑफ रिसीवर पे फोकस किया उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 1920 से 2012 तक रही बेसिकली, है ना। और उन्होंने ही ये चीज दी जिसको मिलर लॉ के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे मिलर लॉ भी कहते हैं बेसिकली, मिलर लॉ के नाम से भी इसको आप जानते हो, मिलर लॉ। ठीक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या है मिलर लॉ? मिलर लॉ क्या है बेसिकली, उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने जो कहा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड
in order to understand, in order to understand what another person is saying, what another person is saying, you must assume, you must assume, you must assume that it is true and try to find out what it can be true of. तो ये जो है बेसिकली उनकी एक थ्योरी थी, ज्यादा कहीं पे इसका मेंशन नहीं है, बट एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा आया था, तो इसको याद रखिएगा, मिलर भाई की थ्योरी को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बोला जा रहा है सीरियल फंक्शन ऑफ सेंडर इन कम्युनिकेशन साइकिल एज फॉलो। जी हाँ, सीरियल फंक्शन आपको पूछा जा रहा है, आपका बेसिकली इसमें आपको बताना है क्या होगा। चलिए, हाँ, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे शुरू होती है ये आपको बताना है। हाँ, जल्दी से आंसर कीजिए, फटाक से कमेंट कीजिए। क्या है भाई? कलेक्शन, फॉर्मुलेशन, एनकोडिंग, प्रोजेक्शन, रिसीविंग, डिकोडिंग, इंटरप्रिटेशन, प्रोजेक्शन, रिसीविंग, फॉर्मुलेशन, डिकोडिंग, प्रोजेक्शन, या एनकोडिंग, फॉर्मुलेशन, डिकोडिंग, प्रोजेक्शन। चलिए, तो ये मुझे लगता है कि कर लोगे क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी कम्युनिकेशन की जो स्टेज होती है तो सबसे पहला काम आपका आता है सेंडर का। सेंडर करता है एनकोड, एनकोड के बाद जाता है मीडियम में, मीडियम के बाद डिकोड, और डिकोड के बाद जाता है रिसीवर में। तो ये बेसिक अगर मैं देखूं कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सेंडिंग, एनकोडिंग, है ना, मैसेज, डिकोडिंग और रिसीवर। अब यहां पर आप देख रहे हो रिसीविंग पहले है तो रिसीविंग हो ही नहीं सकती, यहां पर भी रिसीविंग पहले है, ये हो नहीं सकती। अब यहां पे एनकोडिंग पहले हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। साफ साफ दिख रहा है आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर, कि कलेक्शन, फॉर्मुलेशन, एनकोडिंग एंड प्रोजेक्शन, है ना। हिंदी में पढ़े तो भैया संग्रह, सूत्रीकरण, एनकोडिंग एंड प्रशिक्षण, ये इसका सही फॉर्मेट होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि कलेक्शन का यहां पर अर्थ क्या है, कलेक्शन ऑफ आइडिया, है ना, कोई भी आइडिया का कलेक्शन। तो आपके दिमाग में जब आइडिया आएगा, है ना, उसको आप क्या करोगे, उसको आप फॉर्मुलेट करोगे, एनकोड करोगे, है ना, फॉर्मुलेट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, एनकोड करोगे, उसके बाद आपका वो क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है जाके। तो एक अगर आप देखोगे प्रॉपर जो ऑप्शन यहां पर मैच खाता है वो पहला वाला ऑप्शन है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, 110 लोग वॉच कर रहे हैं और लाइक 64 है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए अगला है, द कमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड व्हाट। ये आपको बताना है भाई। आपके कंपोनेंट होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर बेसिक ही मॉडल आप देखोगे कम्युनिकेशन का, तो आपका जो मॉडल होता है उसमें क्या क्या होगा, है ना। अब जैसे अलग अलग मॉडल है तो उसमें अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो मेन कम्युनिकेशन का मॉडल होता है, जो आपका कॉमन होता है, उसकी बात यहां पर हो रही है, उसकी बात यहां पर हो रही है। तो आप सभी को पता है सेंडर होता है ना, सेंडर के बाद आपका मैसेज होगा, मैसेज के बाद रिसीवर होगा। अब जाहिर सी बात है ये होता है, और रिसीवर यहां से आपका क्या दे देता है, फीडबैक दे देता है, फीडबैक देता है, और बेसिकली ये पूरा हो जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा डी। तो बेसिक अगर मॉडल देखेंगे कम्युनिकेशन को तो फीडबैक होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां पर देखने को मिला है। चलिए अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। जी हां, जहां पर बोला है शामिल पक्षों की संख्या के आधार पर बेसिकली आपका संचार होता है, उसको क्या कहोगे, पर्सनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। हाँ, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ, पार्टीज के बेसिस पे बात हो रही है यहां पर जो कम्युनिकेशन है वो बोला पार्टी के बेसिस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन है वो पार्टी के बेसिस पे यहां पर बोला जा रहा है। तो वो कौन सा वाला होता है ये आपको बताना है, पार्टी के बेसिस पे। हाँ,
चलिए जल्दी से बता दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। सी, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इसका बिल्कुल सही आंसर है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इसका बिल्कुल सही आंसर। अगर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के बारे में आपने पढ़ा हो तो जाहिर सी बात है एक ही लेवल पे जब आप बातें करते हो वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है। और जब आप बातें करते हो किस लेवल पे, जब बातें करते हो अप टू डाउन पे, तो वर्टिकल होता है। वर्टिकल में भी दो होते हैं, डाउनवर्ड होता है और अपवर्ड होता है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से आपने पढ़ी है ना, और इस चीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है इस पे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना। चलिए, पर्सनल कम्युनिकेशन अगर मैं बात करूं तो पर्सनल कम्युनिकेशन में भाई आपका क्या आ जाएगा, जब आप अपनी फैमिली से बातें कर रहे हो वो पर्सनल कम्युनिकेशन है ना। मास कम्युनिकेशन की बात करें तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप एक ही बार में बहुत सारे लोगों को बात करते हो, जैसे कोई रैली होती है तो रैली में आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, है ना। पार्टीज का मतलब होता है पर्सन, है ना। नंबर ऑफ पार्टी का मतलब होता है पर्सन। ज्यादा लोगों के आधार पर पूछा जा रहा है यहां पर कि कौन सा जो कम्युनिकेशन होता है ना। पार्टीज का मतलब है यहां पर लोग, पर्सन से अर्थ है यहां पर पार्टी का, है ना। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन आर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, हेट्रोजीनियस ऑडियंस, स्कैटर ऑडियंस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियंस। जी हाँ, जनसंचार माध्यम संचार की विशेषताएं यहां पूछी जा रही है कि बड़ी संख्या में दर्शक जो होते हैं विषम होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, है ना। और जो आपके होंगे वो कैसे होंगे, इलिटरेट होंगे, नॉइस होंगे, अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक होगा या पावरफुल मीडिया होगी, ये आपको बताना है। हाँ, मास मीडिया की बात हो रही है यहां पर, मास मीडिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहां पर, मास मीडिया। जी हां, बल्क में जब आप क्या करते हो, लोगों से चर्चा करते हो, तो इसमें क्या कमी होती है, इसकी लिमिटेशन क्या है, एक्चुअली में ये पूछा जा रहा है आपको। हाँ, चलिए, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर है। अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक, फीडबैक नहीं दे सकते। आप मोदी साहब की रैली में गए हो, है ना, और आप अपना कुछ महत्वपूर्ण चीज मोदी साहब को बोलना चाहोगे तो आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। आवाज कहां से आएगी, मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो आएगी, या उनके साथ में जो मंच में उपस्थित लोग हैं कार्यक्रम में वो बोलेंगे तो आएगी, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, है ना। तो बेसिकली अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक जो होता है यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये एक सेट का क्वेश्चन है, तो मैथ्स वाले तो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जो अदर हैं वो शायद इसको समझ पाए, बट ट्राई कीजिए। कभी आएगा तो नहीं ये क्वेश्चन, आप रेयरली आए, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर सेट का क्वेश्चन है, यहां पर आपको दे रखा है कि भैया एक्स वाई जेड जो है थ्योरेटिक एक्सप्रेशन है, ये जो साइन है यूनियन का होता है, ये इंटरसेक्शन का होता है, और ये जो सी वाला साइन है सुपरस्क्रिप्ट का सेट कहलाता है। अब बोला इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा ये आपको बताना है। ये बड़ा सा आपको दे रखा है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इसको आप क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। बिना सॉल्व किए आप इसको आंसर नहीं कर सकते। अब जिसमें कुछ रूल होते हैं, है ना, हाँ, इसमें कुछ रूल होते हैं बेसिकली। अब रूल कैसे होते हैं सर इसमें, रूल जैसे आपको पता है ए यूनियन बी हो, है ना, ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं बी यूनियन ए, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें जो रूल है वो आपको याद होने चाहिए। रूल याद है तो क्वेश्चन कर पाओगे, रूल नहीं है तो भैया नहीं कर पाओगे। ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको आप लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन ए, है ना। इसी प्रकार आपका ए इंटरसेक्शन ए सबस्क्रिप्ट जो होता है वो 5 के इक्वल होता है ना। ऐसे ही आप देखेंगे और भी यहां पर रूल है, जैसे ए आपका यूनियन ए सबस्क्रिप्ट जो होता है ये आपका यूनियन के इक्वल होता है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको यहां पर अप्लाई करने और आपको सॉल्व करने हैं। जैसे ये आपका दे रखा है पहला वाला, है ना, ऐसे ही आप जब दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरे वाले को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो पूरा का पूरा जब सॉल्व करेंगे आप, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो आपका यहां पर आंसर आएगा। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आने के चांसेस कम है,
बट फिर भी ये रूल आपको पता होने चाहिए सेट के, तब आप इसको सॉल्व करेंगे वाई वाले को। ये तो ऑलरेडी सॉल्व भी है, ये वाला सॉल्व भी है आपका पी क्यू और आर। तो पी क्यू आर जो बोल रहा है यहां पर कैसा है कि भाई कोई भी इंटरसेक्शन है क्या यहां पर, है ना, इंटरसेक्शन में ही चल रहा है। ऐसे ही y को पूरा सॉल्व करेंगे तो एक लाइन में आपकी वैल्यू आएगी, ऐसे ही आप z को सॉल्व करेंगे तो आपकी एक लाइन में वैल्यू आएगी, है ना। तो आपको पूरा सॉल्व करके फिर देखना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, पूरा समझाने में टाइम चला जाएगा, तो छोड़ दो, आना है नहीं वैसे भी। और ए आंसर है वैसे इसका कि कोई भी दो भाव एक सेट का वो प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये इसका बेसिकली आपका आंसर है। तो आया तो नहीं है, एक बार आया था बस, अब नहीं आएगा, भूल जाओ, टाटा कर दो, बाय बाय कर दो। चलो ये देखो यहां पर बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्डर स्ट्रिंग ऑफ पेबल 3 कलर ग्रीन ब्लू एंड रेड। 3 रंग है, हरा है, नीला है और लाल है, और कंकड़ है या मोती है जो बोलना चाहो आप, है ना, वो एक धागे में लगे हुए हैं। अब बोला जा रहा है उनमें से कौन सी दो हमें डोरी के पहले और आखिरी कंकड़ को आसान बनाकर तैयार किया जाए कि समान हार देगा, है ना। तो विच ऑफ द टू गिव अस इन आइडेंटिकल नेकलेस प्रिपेयर बाय जस्ट मेकिंग फर्स्ट एंड द लास्ट पेबल ऑफ द स्ट्रिंग एडजेसेंट। अब ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है यहां पर, तो एक तरह से ये क्रमचय संचय का क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है। चलिए बनेगा ये क्वेश्चन, हाँ, कि भाई पहला और आखिरी वाला जो हो वो सेम होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। अब कौन सा वाला आपका होगा ये आपको बताना है। ये आपको दे रखा है एक्स वाई जेड इस तरह से, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला होगा। हाँ, चलिए बताइए कौन सा वाला होगा। हाँ, अगर आप इसको सही से जमाएं, है ना, सही से जमाएं अगर आपको, तो एक्स आपका तो दे ही रखा है क्या, एक्स आपका तो सेम ही है, जी जी, है ना, जी जी, बी आर बी बी, जी जी बी आर, जी जी बी आर बी आर, जी जी बी आर बी और बी आर। तो आप x को इस तरह से लिख सकते हो, देखो आप x को जी जी बी आर बी बी आर, ये आपका लिखा हुआ है। ऐसे ही आप देखिए z को क्या लिख सकते हैं, आप z को क्या लिख सकते हैं, जी जी, ये देखिए जी उठा के हम आगे ले आए, बी आर वैसे ले आए फिर आगे, है ना, फिर आपका आगे वाला भी बी आर ही है ना। फिर आप देखिए यहां पर आर बी उठा लिया आगे वाला और बी आर उठा लिया, तो x और y एक जैसे हो जाएंगे अगर हम इन मोतियों को उठा के बस क्या कर दें, एडजस्ट कर दें। ये देखिए हमने यहां से शुरुआत की जी से, बी आर ये आ गया, इसको उठा के हमने पीछे उठा के इन दोनों को उठा के रख दिया, तो वो x के जैसे ही दिखने लगा। लेकिन y वाला आपका एक सा दिखेगा क्या, देखिए y वाला एक सा दिखेगा क्या, y वाला दिख रहा है क्या, चेक कीजिए, y वाला दिखेगा क्या, ऐसा y वाला सेम दिखेगा क्या भाई, जी चलिए उठा लीजिए आप, जी उठा लिया आपने, जी उठा लिया y वाले से, है ना, जी उठा लिया। फिर आप बी आर उठा लीजिए, बी आर चलो मैंने उठा लिया, है ना, ये वाला बी आर उठा लिया। फिर एक बार बी आर चाहिए, फिर एक बार बी आर चाहिए, है ना, फिर एक बार बी आर चाहिए, बी आर आपने उठा लिया। तो सेम आपका हो पाएगा क्या एक्स वाई जेड वाला, चेक कीजिए। हाँ, y वाला यहां पर आपका सेम नहीं हो पाएगा, जो कंडीशन दे रखी है कि आइडेंटिकल नेकलेस होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट पेबल ऑफ स्ट्रिंग जो है एडजेसेंट हो, एक जैसी हो, है ना। तो आप देखेंगे इस वाले में ये चीज आपको y वाले में देखने को नहीं मिलने वाली है ना। और जबकि जेड वाले में आपको एज इट इज मिल जाएगी, तो वाई जेड यहां पर क्या हो जाना, सॉरी एक्स जेड यहां पर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए,
एक्स और जेड जो है आंसर होना चाहिए। हो जा रहा है क्या? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। एग्जैक्ट होना चाहिए, हाँ एग्जैक्ट होना चाहिए, चेक कर लो यहां पर। वाई जेड वाला शायद नहीं होगा, वाई वाला हो रहा है क्या? चेक करो आप। जी जी उठा लिया मैंने, ठीक है। बी आर उठा लिया मैंने, बी आर उठा लिया, ये बी आर उठा लिया। फिर आपको चाहिए बी आर, फिर आप उठा लो, ये आपके उठा लो बी आर, ठीक है। ये आप उठा लो बी आर, चलो ये बी आर आ गया, एक बार और आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए आर बी, अब आपने आर बी उठा लिया, ये आपने आर बी उठा लिया। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आर बी ही बच रहा है, तो यहां पर आर बी ही आएगा, जबकि ऊपर वाले में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, हमें चाहिए बी आर, तो ये पॉसिबल नहीं है, वाई वाले में नहीं हो पाएगा, जबकि एक्स और जेड में हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है ना, क्वेश्चन अच्छा है। दिमाग लगाना है बस आपको कि वाई जेड में नहीं हो पाएगा, जबकि एक्स जेड में आपका बिल्कुल आइडेंटिकल आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सीक्वेंस यही बनाना है हमें एक्स जैसा, है ना। एक्स या कोई दो एग से बनेंगे, तो दो एग से कौन से बनेंगे? हम यही वाला बना के देख रहे हैं, जैसे एक्स वाला था हमने जेड वाला बना दिया, है ना। जेड वाला हमने देखिए बनाया बिल्कुल, ऐसे ही वाई वाला बनाया, तो वाई में सीक्वेंस जो है नहीं आएगा, तो इसलिए वो वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, है ना। हाँ सेम बनाने, आइडेंटिकल बनाना है, आइडेंटिकल बनाना है, आइडेंटिकल, ठीक है। तो आइडेंटिकल बनाओगे तो आपका नहीं हो पाएगा, है ना, वाई जेड वाला नहीं हो पाएगा। हाँ वाई वाई में सीक्वेंस नहीं होगा वो, है ना, तो आइडेंटिकल नहीं हो पाएगा, तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, 100 लाइक तो पार कर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था वैसे, है ना। चलिए क्वेश्चन है कि द एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन सिटिंग ऑफ बोट इज 22 kg, द एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन एंड पैडेड इज 24 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ पैडेड इन kg, है ना। अब ये आपको बताना है। चलिए भाई औसत आपका दे रखा है 25 बच्चों का, बोर्ड में 22 है, लेकिन जो बच्चे पैड पहन ले रहे हैं, है ना, जैकेट पहन ले रहे हैं, तो उनका वजन जो है अब कितना हो जा रहा है? 24 हो जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि बेसिकली यहां पर जो पैड का वजन होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे करेंगे क्वेश्चन ये वाला? 2 से 3 तरीके हैं। ये एवरेज 25 लोगों का, है ना, 22 के हिसाब से टोटल हो जाएगा, है ना। ये आपका टोटल बच्चों का वजन होगा, टोटल बच्चों का वजन हो जाएगा ये, है ना, बच्चों का वजन हो जाएगा टोटल ये, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे टोटल बच्चे प्लस पैड, बच्चे प्लस पैड का वजन हो जाएगा 25 गुणा 24, है ना। इसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो पैड का वजन होगा, जो डिफरेंस आएगा पैड का वजन होगा। तो आप इसको इस तरह से भी करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। ओवरऑल आप इसको इस तरह से भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे पास दूसरा शॉर्टकट है ना। दूसरा शॉर्टकट क्या है वो ध्यान से देखिएगा। दूसरा शॉर्टकट मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। एवरेज है 22 बच्चों का खाली, और पैड लगा के 24 हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है? 2। अब तो ये 2 ज्यादा हो रहा है, ये एक्चुअली में किसका होगा? पैड का होगा। 2 ज्यादा हो रहा है तो एक्चुअल में पैड का होगा। बच्चे कितने? 25 है, तो 25 गुणा 2 हो जाएगा 50, प्लस एवरेज, एवरेज मतलब कितना? पैड लगा के 24, तो आंसर हो जाएगा 74 kg, 74 kg। ये आपका आंसर हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, फिर से समझिए शॉर्ट ट्रिक को, कि भाई 22 बिना पैड के, 24 पैड पहन के है, तो 2 kg जो वजन है एक्चुअली में किसका? पैड का ही है। 25 लोग हैं तो 25 गुणा 2 50 हो गया। साथ में एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज दे रखा है 24 पैड के साथ में, तो 74 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। और इनका जो अंतर आएगा वो पैड का वजन होगा। भैया दोनों को सॉल्व करना है, कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50, 550, 25 चौको 100, हाथ से लाई 10, 25 दूनी 50, 60, 600। दोनों का डिफरेंस आएगा 50, है ना। 50 आपका क्या आ जाएगा? ये बेसिकली आपका जो डिफरेंस है उससे आप निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे, पूरी वैल्यू आएगी, है ना। तो
आप लंबा क्यों कर रहे हो जब आपका डायरेक्ट ही हो रहा है ना? लंबा क्यों कर रहे हो जब डायरेक्ट ही हो रहा है? तो आप इसको बेसिकली कैसे कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट याद रखिएगा, शॉर्टकट से डायरेक्ट हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, बोला जा रहा है कि दयानंद ने शुगर केन प्लांट किया 1/3 पर, मूंगफली की 1/4 पर, ज्वार किया बाकी में के 25 एकड़ पे। तो बोला जा रहा है कि दयानंद के पास में कितना एकड़ आपका फॉर्म है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुरंत आप इसको कर सकते हो। कैसे? 1/3 आपका क्या है, बेसिकली ये है, और 1/4 ये है। इसका ओवरऑल आप देखना चाहें तो आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। और मान लो जो बचा हुआ है वो कितना है, x है। तो ये तीनों का जब योग करोगे तो ये 1 के इक्वल होगा, ये टोटल होगा 1 के इक्वल, यानी टोटल के इक्वल। तो यहां से रिमेनिंग आपका x जो दे रखा है एक्चुअल में, ये कितना दे रखा है, 25 एकड़ दे रखा है रिमेनिंग वाला, है ना। तो सॉल्व कर लीजिए भाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1-1/3 -1/4 इक्वल टू x। x की वैल्यू बाद में रखेंगे अपन, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका एलसीएम आएगा 12 -4 -3 बराबर x। और यहां से आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/12, है ना। 5/12 जो है आपका रिमेनिंग है, जो कि आपका 25 के बराबर दे रखा है। सॉल्व कर लेंगे यहां से, तो 5 पंजे 25 और 12 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 60। तो आपका जो खेत है टोटल 60 एकड़ का है, जो आपका खेत है वो टोटल 60 एकड़ का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेसिक है कि भाई ये 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा और x हिस्सा मिलकर टोटल 1 बन रहा है। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट कितनी, 60, क्योंकि आपकी वैल्यू दे रखी है 25 एकड़। बस ज्यादा नहीं, इतना ही अपन को चाहिए, 60 एकड़ हो और टेंशन नहीं है उसमें, हम भी मूंगफली लगाएं और बाकी सब चीजें करें और अच्छे से चीजें हो जाएं। चलिए अगला देखिएगा, बोल रहा है व्हाट इज सम टू बी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एट 14% इंटरेस्ट रेट कंपाउंड एनुअली टू ग्रो 5,458 रुपी एंड 32 पैसे। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कितने रुपए को हम यहां पर इन्वेस्ट करें बेसिकली 2 साल के लिए, कि उसका जो इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो रहा है ना, इंटरेस्ट जो हमें प्राप्त हो रहा है बेसिकली आपका, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, जो अमाउंट है वो हमें मिल रहा है 5458 रुपए, ये आपको बोल रहा है। चलिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको आप फॉर्मूला से बिल्कुल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 से 3 तरीके होते हैं। देखिए 2 से 3 तरीके होते हैं करने के। आप बिना फॉर्मूले के कंपाउंड इंटरेस्ट को कर सकते हैं। एक तरीका होता है इक्विवेलेंट परसेंट वाला, x + y x × y/100। भाई 14% 1 साल का है तो 2 साल का क्या होगा, 14 + 14 + 14 × 14/100, है ना। अब यहां से आप देखेंगे 28 हो जाएगा, 28 और 14 × 14 196/100। ये आपका आएगा 29.96%। मतलब जो भी आपकी वैल्यू होगी वो ये होगी, है ना, जो भी वैल्यू होगी ये होगी। अब मान लो आपका अमाउंट x रुपए था, x पे इतने % का ब्याज मिल रहा है, तो 129.96/100 जो कि आपका अमाउंट हो गया है 5458 रुपए और 32 पैसे, है ना। तो आप इसको ओवरऑल सॉल्व करना चाहें तो ओवरऑल सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए ध्यान से, दूसरा तरीका देखिए यहां पर 14% को आप कीजिए, 14% को आप कीजिए कन्वर्ट। 14% यानी 14/100, 7/50, है ना, 2 से काटेंगे 7/50। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल कहलाती है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपका क्या कहलाती है, ऊपर वाली वैल्यू जो है आपकी इंटरेस्ट कहलाती है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट 50 रुपए था, 7 रुपए इंटरेस्ट मिला, कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, है ना। फिर 50 रुपए था, 7 रुपए इंटरेस्ट मिला, 57 हो जाएगा। ये 1 साल का है, ये 2 साल का हो गया, तो गुणा करना है, 2500 हो गया। और यहां पर 57 का जो जाएगा 25 और 7 32 और 49, ये हो जाएगा। अब ये 3249 एक्चुअली में अमाउंट है हमारा, और ये इक्वल दे रखा है कितना, 5458 रुपए और 32 पैसे के। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो मोटा मोटी आप देखोगे
3200 का डबल तो ज्यादा हो जाएगा, और इसको आप काटोगे तो तब जाके आपकी जो वैल्यू आएगी उसमें 25 का गुणा कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक तरीका है। दो तरीके मैंने बताए आपको, है ना। ये दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप अपना आंसर निकाल सकते हो। सॉल्व करो, कितना आ रहा है भाई, इनको सॉल्व करो। एक यूनिट कितने की आएगी, एक यूनिट आएगी इतने की। आप इसको अप्रोक्सीमेशन में ही लेके करना, क्योंकि एक्यूरेट तो नहीं आएगा आंसर बिल्कुल भी, है ना। एक्यूरेट सोचोगे कि आपका आंसर आए, आपका नहीं आएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। दो तरीके आपको मैंने दे दिए जो आपको करना हो। जैसे ये आप ये वाली मेथड में करना चाहें तो इसको आप 130 मान लो, है ना। 130/100 कर दो मोटा मोटी, और इसको आप कितना कर सकते हो, ये 5460 कर दो आप इसको मोटा मोटी, है ना। तो 0 से 1 0 यहां पर कट जाएगा, 13 से काट दो, 13 3 39, 13 चौको 52, है ना। 13 चौको 52, बचेगा कितना, 2 बचेगा, उतारेंगे शून्य, 13 दूनी 26, 4200 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 4200 रुपए आंसर आ गया, है ना। सेम यहाँ पे काटना है तो यहाँ पे काट दो, इसको 3250 मान लो, इसे 5400 आप क्या मान लो, 5460 मान लो। सॉल्व करोगे जो भी आएगा इसमें गुणा कर देना, है ना। तो बेसिकली आप देखोगे ये वाला जो फॉर्मूला है ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आप सीआई कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरीका है। क्या है ये, इक्विवेलेंट परसेंट का फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है ये, इक्विवेलेंट परसेंट का। कॉमन सेंस लगाइए, चक्रवृद्धि ब्याज चल रही है। कौन सी ब्याज चल रही है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज पर जब ब्याज मिलेगी तो पहले साल 14% लगा, उसके बाद जो 14% ब्याज मिली उस पर भी 14% लगा, है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है यहां पर कि पहले साल 14, अगले साल 14, और 14 के 14% पे जो ब्याज है वो है आई 1.96। तो टोटल 2 साल में जो ब्याज लगी वो कितनी लगी, 29.96, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, सिंपल नहीं है। सिंपल होती तो 14 और 14 28 होता, तो पर आपका सिंपल होता 28, लेकिन यहां पर ब्याज पे भी ब्याज लग रही है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाया तो ये इतना आया 29% ब्याज। मतलब कोई भी अमाउंट हो तो वो 100% होता है, उस पे 29% ब्याज, तो जाहिर सी बात है वो हो गया 129, यानी ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा मिश्रधन है ना भाई। 100 तो प्रिंसिपल है, 29 ब्याज, तो मिश्रधन कितना होगा, 129 होगा। तो भाई x रुपए प्रिंसिपल था, उसका 129% कितने के बराबर दे रखा है, इतने के बराबर दे रखा है। तो जाहिर सी बात है x को मैंने इसको 130 मान लिया और इसको मैंने 5460 मान लिया, तो x यहां से डायरेक्ट आ जाएगा 4200। और एक मेथड ये मैंने आपको बताई है, ये आप करना चाहें तो ये कर लो, और ये करना चाहो तो ये कर लो। अलग अलग मेथड है। और एक होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो पढ़ा है आपने, क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर t। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वो यही बनेगा, है ना। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यही बनेगा। तो आप खुद सोचिए आपको क्या है चीजें करनी है, समझ लो मेरी बात, कंफ्यूज नहीं करो। हाँ, कंफ्यूज क्या कर दिया, ये मेथड याद रखो बस भाई, कोई भी हो ये मेथड याद रखो, डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व, उससे कुछ भी नहीं है भाई। 2 साल का 28% ब्याज पे ब्याज कितनी हो गई, है ना, बिल्कुल। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का लफड़ा है बस। हाँ बिल्कुल, ये याद रखना, बाकी ये याद करोगे तो हो गया, इससे नहीं कर पाओगे, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है। चलिए आगे देखिएगा। हाँ, गुड इवनिंग प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो अफसाना बानो जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कोई डाउट हो आप लोगों को किसी को भी तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना इस क्वेश्चन के बारे में, यहां पे भी कमेंट करके पूछ लो, मैं बता दूंगा, है ना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि वेल ट्रेन एंटरिंग फ्रॉम इनटू ट्रेन, अनिल वॉज अहेड ऑफ श्याम, who was ahead of Kiran, Anil was behind Shweta, which of the following show the correct order of entry into train। भैया ट्रेन में एंट्री हो रही थी, अब आपको यहां पर कई करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि कौन किसके अहेड था, आगे था। पहला बोला जा रहा है कि अनिल जो है श्याम से क्या है, आगे है। अनिल जो है श्याम से आगे है, तो भाई ये ऑप्शन तो वैसे ही चला जाएगा क्योंकि श्याम पहले हो गया है। ये ऑप्शन भी वैसे ही चला जाएगा क्योंकि श्याम यहां पर क्या हो गया है, यहां पर आप देख रहे हो, है ना, सॉरी अनिल यहां पर देखोगे, अनिल जो है श्याम से आगे है, तो जाहिर सी बात है ये सीक्वेंस होना चाहिए।
तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सॉरी ये सही है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और आप देखोगे ये वाला, चलो ठीक है, एक ऑप्शन यहां पर कट गया। और बना लेते हैं आगे। फिर बोला जा रहा है कि वो इज अहेड ऑफ किरण। अब ये किरण से आगे श्याम जो है ना, और अनिल जो है पीछे किससे, श्वेता से। अनिल जो है श्वेता से पीछे है। तो ये सीक्वेंस आपका बन रहा है, श्वेता, अनिल, श्याम और किरण। सी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा, है ना। हेलो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए सी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन में मल्टीप्लाई कर दो, 30 का ही मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 2.96 का क्यों करोगे आप, हाँ 30 का ही मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट आप। हाँ देखिए जनरली आप देखोगे अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर पूछा जाता है, और ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। अप्रोक्सीमेशन में करोगे अलग आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। चलो बोला जा रहा है LONQ, LONQ इसको इसने किया है JMLO। अब बोला जा रहा है सेम रूल लगा के GDJM को क्या लिखेंगे। हाँ अब यहां पर लॉजिक आप देख रहे हो, ये 12 नंबर है, ये आपका 10 नंबर है, -2 ये 15 है, ये आपका 13 है, -2 ये 14 है, ये आपका 12 है, -2 ये 17 है, ये 15 है, -2। तो पैटर्न सभी को क्लियर हो गया है। -2 कर रहा है बस, -2 कर रहा है बस, हो गया। सर सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या नेट में? देखिए नेट में थोड़ा सा लेवल अप होता है, मैं तो अभी सेट के क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, बाकी नेट में ठीक है, मैथ रीजनिंग थोड़ा सिंपल ही रहती है, बाकी क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। चलिए तो -2 कर दीजिए, 7, 4, 10 और 13, -2 -2 -2 -2, ये हो गया 5, 2, 8, 11। 5 आपका होता है E, 2 होता है आपका B, 8 होता है आपका H और 11 होता है आपका K। EBHK इसका आंसर हो जाएगा, EBHK आंसर हो जाएगा, जो कि है A ऑप्शन। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला, सभी को बन जाएगा किस तरह का क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, स्लोजम का क्वेश्चन आपको दे रखा है एग्जाम में, है ना। बोला जा रहा है कि ऑल एनिमल डाई, है ना, सभी जो है आपका क्या है ना। अब आपका कथन दे रखा है और इसका थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, गलत तो नहीं दिया, हाँ बस यही दिया और कुछ भी नहीं है। पूरा सभी जो है जानवर मर जाते हैं, मनुष्य जो है एक जानवर है, हर इंसान मर जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, अनुमान है, परसेप्शन है, कंपैरिजन है या इंप्लीकेशन है। चलिए बताइए। हाँ देखो, अगर मैं बात करूं, आपने क्या पढ़ा है, प्रमाण पढ़ा है ना। आपने संस्कृत में प्रमाण पढ़ा है। प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। आपने प्रमाण पढ़ा है, प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ, है ना। अब यहां पर ये आपको देखिए और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है आपका प्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष जिसको हम कहते हैं परसेप्शन या धारणा। तो धारणा कब बनती है? जब उसके बारे में आपको नॉलेज हो, है ना। जब उसके बारे में नॉलेज हो तब आपकी धारणा बनती है, परसेप्शन बनता है। अब धारणा कब बनेगी? जब आपको पता है। अब इसके बारे में पता है क्या? अब यहां बोला जा रहा है कि ऑल एनिमल डाई, सभी जानवर मर जाते हैं, मनुष्य जानवर है। अब ये कहीं पता है कि मनुष्य एक जानवर है? ये नहीं पता आपको। भाई आपको ये पता है कि आम जो होते हैं मीठे होते हैं क्योंकि आपने खाया था उसे, तो आप बोलते हो कि हाँ वो क्या है, परसेप्शन है, धारणा है। इसी प्रकार आपका आता है फिर अनुमान। अनुमान क्या होता है? किसी और चीज से रिलेट करना। अनुमान का मतलब क्या होता है? किसी और चीज से रिलेट करोगे आप तो आप लगाते हो अनुमान कि मैं भी क्या करूंगा, 1000 लॉटरी खरीदूंगा। केरल में उन लोगों ने 1000 लॉटरी खरीदी थी, एक लॉटरी में 1 करोड़ का इनाम निकल आया, तो मेरा भी निकल आएगा। तो आप क्या लगा रहे हो यहां पर? अनुमान लगा रहे हो, इन्फेरेंस कर रहे हो, क्योंकि किसी का हुआ था। तो यहां पर जो बात हो रही है वो अनुमानी तो है
कि भाई सभी जानवर मर जाते हैं, मनुष्य शायद एक जानवर है तो वो भी क्या होगा, मर जाएगा। तो बेसिकली यहां पर ये क्या है, अनुमान है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, इन्फेरेंस है। और रही बात आपका उपमान की, उपमान जिसको हम कहते हैं आपकी तुलना या कंपैरिजन, तो कंपैरिजन तब किया जाता है जब आपके पास में दो सोर्स हो, दो सोर्स होंगे तब आपका कंपैरिजन किया जाएगा कि ये जानवर के 4 पैर हैं, ये जानवर के भी 4 पैर हैं, है ना। जैसे कुत्ते को आपने देखा तो बोले 4 पैर इसके भी हैं, भोंकता ये भी है ना, तो क्या तुम कुत्ते के समान हो जाओगे क्या 4 पैर वाले, तो कंपैरिजन कहलाता है ना। ऐसी लास्ट जो होता है अर्थपति, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थपति निहार्थ जिसे कहते हैं, इंप्लीकेशन कहते हैं। तो इंप्लीकेशन क्या होता है, बेसिकली जो नॉन एक्साइटिंग थिंग होती है ना, उसके परसेप्शन पे लिया जाता है ना। जैसे आप कहेंगे कि हाँ, कि कोई भी छात्र कक्षा में नहीं है, कोई भी छात्र कक्षा में नहीं है, तो इससे आप क्या समझोगे, भाई सही में स्टूडेंट है ही नहीं, क्लास में खाली है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहां पर जो चीज है ही नहीं उसके बारे में देख रहे हो कि भाई यहां पर पानी नहीं है, रूम में मेरे बॉटल नहीं है ही नहीं, तो आप बोल रहे हो, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो इसी चीजों पे कई बार आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सेट में एमपी के और बाकी जगह तो नहीं मिला, लेकिन महाराष्ट्र के सेट में और एक आध क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है यूजीसी नेट में, तो वहां पर आ सकता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग 3 वुमन, सिस्टर, मदर। चलिए बताइए, महिला, बहन और माता वाला जो चित्र होगा वो कौन सा वाला होगा, ये आपको बताना है। हाँ, जल्दी से आंसर कीजिए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आ रही है क्लास, मजा आ रहा है। और अभी मैं आपको मैराथन का टाइम टेबल ही बता देता हूं। मैराथन का टाइम टेबल थोड़ा सा मैंने चेंज किया है ना, क्योंकि मुझे लंबी क्लास लेनी है, तो उसके लिए मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूं ताकि आप लोग आगे जुड़े रहें क्लास में। तो कल तो 15 अगस्त है, तो 16 से अपन शुरू करेंगे, क्योंकि कल सब गदर 2 देखने, ओ माय गॉड 2 देखने चले जाने वाले हैं। अपन जो है बेसिकली क्या करेंगे, है ना, अपन जो है 16 से करेंगे यहां पर, है ना। ठीक है, तो 16 से हम चालू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड क्या मैराथन। 5 बजे से अपन रख रहे हैं शाम के, ठीक है, 5 बजे से रात के 9 बजे, जितने बजे तक खींच पाया मैं, मतलब जितने बजे तक मेरे शरीर में जान रहेगी, है ना। अपन जितने क्वेश्चन होंगे 3 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, जितना होगा अपन करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा करें, लेकिन जितने मेरे शरीर में जान होगी उतना मैं आपको करा दूंगा। तो 5 बजे से शुरुआत कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। 17 तारीख को रिसर्च एप्टीट्यूड करवाएंगे, 18 को आपका कम्युनिकेशन करवाऊंगा मैं आपको, 19 को आपका डीआई करवाऊंगा, नहीं डीआई करवाऊंगा, 20 को रीजनिंग करेंगे, है ना, 20 को रीजनिंग करेंगे, 21 को जो करेंगे हम वो करेंगे मैथ्स करेंगे। 22 को रहेगी छुट्टी, है ना, 22 को छुट्टी रहेगी क्योंकि उस दिन है बर्थडे और मेरा बर्थडे उस दिन 22 तारीख को, 22 अगस्त को, है ना, विश कर देना अच्छे से, है ना। 23 तारीख को हम करेंगे एनवायरमेंट वाला पार्ट, 24 को आईसीटी करेंगे और 25 को करेंगे हायर एजुकेशन। तो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल है आपके लिए, और पूरा का पूरा जो करवाया है मैंने वो तो चलेगा ही। टॉपिक वाइज ये आपका चलने वाला है मैराथन। 5 बजे शाम को चालू हो जाएगी मैराथन, रात के 8-9 बजे तक आपको देखने को मिलने वाली है लगातार ये क्लास, ठीक है। तो टाइम टेबल नोट कर लो और ध्यान रख लो और पढ़ लेना ताकि आप अच्छे से आंसर दे पाओ, है ना। तो 22 बस को छुट्टी, बाकी लगातार अपन करेंगे। 26 को आप लेना रेस्ट और 27 को देना पेपर, और 27 को शाम को पेपर का डिस्कशन भी करेंगे। और पेपर का डिस्कशन बढ़िया, पेपर 1 का तो पूरा करवा ही दूंगा मैं, और बाकी की आंसर की तो आपकी आई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की अभी से विश के लिए। बाकी 22 को मिलते हैं और क्या अच्छे से, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो जाहिर सी बात है भाई, चाहे आपकी बहन हो चाहे वो माता हो, वो सब हमारी क्या है, वुमन है ना।
और सभी वुमन हमारी क्या होंगी, माता होंगी, और सभी वुमन हमारी क्या होंगी, बहन होंगी यहाँ पर। तो कुछ बहनें माताएं भी होती हैं और कुछ माताएं जो होंगी जरूरी नहीं है बहन होंगी, है ना। तो कुछ बहनें माताएं होंगी और कुछ माताएं बहनें होंगी, लेकिन सभी की सभी महिलाएं होंगी, इसलिए बी वाला ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए, पार्टी कह सकते हो, पार्टी होगी कि नहीं होगी वो तो हम देखेंगे। हाँ, बाकी तो थोड़ा रिलैक्स तो करेंगे, मंदिर वंदिर थोड़ा सा हो आएंगे जाके, है ना, माथा आथा टेक लेंगे जाके। मंगलवार का भी दिन है उस दिन, तो रंजीत हनुमान थोड़ा सा चले जाएंगे उस दिन और माथा टेक लेंगे, खजराना गणेश चले जाएंगे, माथा टेक आएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है सभी खिलाड़ी आक्रामक हैं, ऑल प्लेयर आर एग्रेसिव। ऑल प्लेयर जो है एग्रेसिव है। फिर बोला जा रहा है यहां पर कि कुछ पॉलिटिशियन जो होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं। कुछ पॉलिटिशियन, देखो कुछ पॉलिटिशियन जो है वो आपके एग्रेसिव होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन है एग्रेसिव होते हैं। इसी प्रकार कंक्लूजन में बोला जा रहा है कि सम पॉलिटिशियन और नॉट एग्रेसिव, सम पॉलिटिशियन आर नॉट एग्रेसिव। तो पॉलिटिशियन कुछ नहीं होते एग्रेसिव, तो ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इससे आप नहीं निकाल सकते, तो ये वाला तो होगा गलत। दूसरा है कि कुछ प्लेयर पॉलिटिशियन है, तो यहां पर आप देख रहे हो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, प्लेयर और पॉलिटिशियन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा भी गलत। तो आंसर हो जाएगा ना ही पहला ना ही दूसरा, ना ही पहला ना ही दूसरा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सभी को ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर से मैं लाइव आ जाऊंगा, वीडियो पोस्ट कर दूंगा एकदम। हाँ बिल्कुल। हाँ, किस वाले का एक कौन सा नहीं होगा, प्राची जी, प्राची जी पूछ रही है यहां पर। ए वाला, ये वाला, ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि कुछ माताएं भी बहनें होती हैं, है ना, लेकिन सभी माताएं बहनें नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि कोई भी माता जो होगी बहन नहीं होगी, इसलिए ये गलत है ना, इसलिए बी वाला यहां पर होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डीआई का क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए डीआई के सेट में, 2 ही क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे और 2 ही क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, 2 ही क्वेश्चन। अब क्लियर हो गया होगा प्राची जी आपको, बिल्कुल। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, 22 को है बर्थडे, है ना। हाँ चलिए, ये वाला देखिएगा ध्यान से। बोला जा रहा है कि भाई साहब द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द कंपनी एबीसी शो क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स एक्सपोर्टेड लाख यूनिट एंड रेवेन्यू जनरेटेड इन करोड़ रुपीस 2011 से 2015 का दे रखा है। पहला वाला जो कॉलम है भाई साहब, पहला वाला कॉलम है क्वांटिटी को बता रहा है, दूसरा वाला पैसे को बता रहा है, वो भी करोड़ में, और ये जो क्वांटिटी है लाखों में है ना, क्वांटिटी लाखों में है। अब क्वेश्चन पे आइए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ईयर रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट एक्सपोर्ट इज मैक्सिमम। जी हाँ, पर यूनिट जो है आपका वो मैक्सिमम है, किस वाले ईयर में ये आपको बताना है। तो उसके लिए आपको पर यूनिट निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, है ना। रेवेन्यू जनरेटेड बाय पर यूनिट, तो पहला है 2012 का, देखते हैं अपन 2012, है ना, 2012 का देखते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा अपने को। 2012 में आप आएंगे तो यहां पर 5 यूनिट है और 15 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं। 5 यूनिट है, 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो एक यूनिट कितने की होगी, 15/5 की, मतलब 3 करोड़ रुपए की एक यूनिट आपकी यहां पर होगी, है ना। इसी प्रकार 2013 में आएंगे तो 2013 में आप देख रहे हैं 35 आपका है और 15 ये है, तो 35/15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, बचेगा कितना, 5 उतारेंगे 0, 15 तिया 45, फिर 15 तिया 45, 2.33 के आसपास आएगा। ऐसे ही आप 2014 का निकालेंगे तो 2014 में है 40 और 20, 40/20, 20 दूनी 40, 2 करोड़ आ जाएगा। ऐसे ही 2015 में आप देखेंगे, 2015 में वो है आपका 50/30, 50/30 आपका आ जाएगा, 30 एकम 30 और 20 बचेगा, तो वो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 1.66 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे यहां पर, सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो
12 का ही है पर यूनिट वाला, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपने कहां जनरेट किया है, 2012 में जनरेट किया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, है ना। सर क्वेश्चन 30 का बी होगा, नहीं क्वेश्चन 30 का बी नहीं होगा, क्वेश्चन 30 का जो होगा वो आपका क्या होगा, डी होगा। चेक कर लो एक बार, जिसको कंक्लूजन है ना, कई बच्चे बोल रहे हैं बी होगा, मतलब सेकंड सही। सेकंड बोल रहा है कि आपका सम प्लेयर आर पॉलिटिशियन, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर आप देखिए कोई भी मैचिंग नहीं है। वेन डायग्राम का पहला उसूल यही होता है कि जब भी आप कोई डायग्राम बनाएंगे तो कम से कम को टच करना चाहिए। अब यहां पर कम से कम को टच करना है तो ये वाले को बस टच करना चाहिए, एग्रेसिव वाले को, ना कि प्लेयर्स को। अब इसको टच नहीं कर रहा है तो ब्लैंक स्पेस बनता है। तो वेन डायग्राम के अनुसार जब ब्लैंक स्पेस बनता है तो कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कोई भी कंक्लूजन बेसिकली फॉलो नहीं करेगा। इसलिए जो आप बोल रहे हैं सेकंड वाला वो क्या है, रॉन्ग है। ये इसका रीजन था। चलिए अगला देखते हैं। बोला जा रहा है यहां पर व्हाट इज द रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू जनरेटेड ड्यूरिंग 2011 से 2015 तक। 2011 से 2015 तक एवरेज कितना जनरेट हुआ है ये आपको बताना है ना। एवरेज आपको बताना है। हाँ हाँ, नहीं नहीं गलत। देखिए वहां पर जो है ना, जो जुड़ा हुआ है, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जब जुड़ा है ना, ये जो सेंटेंस है आपका पढ़िएगा, है ना। सेंटेंस पढ़िए, ऑल प्लेयर आर एग्रेसिव और पॉलिटिशियन आर एग्रेसिव, है ना। तो जाहिर सी बात है, अब आप यहां पर देखोगे तो ये इससे कोई लेना देना नहीं है ना। ये जो बात हुई है किसकी, एग्रेसिव और पॉलिटिशियन की, ना कि प्लेयर पॉलिटिशियन की। जब कॉमन ही नहीं है चीज तो कैसे आप सही कर दोगे। कॉमन सेंस लगाइए कि भाई जब प्लेयर का कोई रिलेशन ही नहीं है तो फिर कैसे कर दोगे। सम में तो कुछ भी आ जाता है, सम प्लेयर, तो मैं बोल रहा हूं ये बाहर वाले प्लेयर है, वहां पर प्लेयर है ही नहीं, तब क्या करोगे, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा आप, ब्लैंक स्पेस को। चलिए एवरेज निकालना है टोटल, एवरेज निकालना है टोटल रेवेन्यू का। यहां पर आपको एवरेज निकालना है भाई टोटल, है ना, 2011 से 2015 तक। तो आप देखेंगे कितना है, 20 है, फिर आपका 15 है, फिर 35 है, फिर आपका 40 है, फिर 50 है। टोटल कीजिए कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1 हासिल, 2 और 1 3, 4 4 3 7, 7 4 11, 11 और 5 11 और 5 16, 160 हो गया ये। अब 160 करोड़ हो गया, है ना। अब हमें यहां पर पढ़िए क्या लिखा है, पर यूनिट रेवेन्यू, पर यूनिट। अभी ये पर यूनिट का नहीं है, ये टोटल यूनिट्स का आया 160 करोड़। हमें पर यूनिट का रेवेन्यू निकालना है तो पहले यूनिट गिनिए कितनी है, यूनिट कितनी है, 10 है, 10 के बाद 5, 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 30 80। टोटल यूनिट है कितनी, 80। टोटल यूनिट कितनी हो गई, 80। अब जाहिर सी बात है 160 करोड़ है ये, और नीचे वाला लाख है, इसलिए 2 जीरो और गुणा कर दो, नीचे आपका आ जाएगा 80। तो आंसर आ जाएगा 80 दूनी 60, 20 2 और 2 गुणा 200, आंसर आ जाएगा आपका 200, जो कि आपका आंसर है एवरेज, है ना। तो आप इसको इस तरीके से निकालना चाहें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एवरेज का मतलब यहां पर ये नहीं कि डिवाइड बाय वो करेंगे, एवरेज का मतलब पर यूनिट पूछा गया है उसने, है ना, पर यूनिट का पूछा गया है, इसलिए टोटल यूनिट कितनी 80 है, और ये लाखों में है, ये किस में है, लाख में है, रुपए जबकि किस में है, करोड़ में है। तो भैया लाख और करोड़ में कितने का अंतर, 100 लाख में 1 करोड़ रुपए होता है ना। 100 लाख होंगे तो 1 करोड़ होगा, इसलिए ऊपर 100 का गुणा किया है, डिवाइड बाय 80 किया है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नीलम जी क्लास चालू है, 7 बजे से चल रही है और क्वेश्चन 32वां चल रहा है ना। तो थोड़ा सा तो टाइम हो गया है, बट आप पीछे होके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू माला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिनका मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया हूं, जिन्हें नाम नहीं ले पाया हूं, तो मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं उनके लिए, क्योंकि काफी तेजी से कमेंट ऊपर चले गए थे, है ना। तो जिन जिन ने मुझे विश किया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 22 तारीख को बर्थडे भाई, आज नहीं है
है ना, उन बच्चों को बता दूं मैं, 22 को नहीं रहेगी क्लास, बाकी दिन क्लास रहेगी मैराथन, ठीक है, टाइम टेबल दे दिया है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए जो कि सेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 800 छात्रों में से 220 मराठी में उत्तीर्ण हुए, 300 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 150 हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, 125 मराठी हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, 70 जो है मराठी हिंदी दोनों में है, 60 जो है अंग्रेजी और मराठी दोनों में है, तो तीनों भाषाओं में फेल 30 है। तो भैया आपका क्वेश्चन यहाँ पर दो है, एक क्वेश्चन है कि दोनों भाषाओं में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं और एक भाषा में असफल कितने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको करवाया है, इसको आप वेन डायग्राम से करना चाहें तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं। दूसरा आपको इससे नहीं करना तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली टू फेल वाला है ना, वो लगा के भी इसको आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसको मैं यहां पर दोनों से बता देता हूं, पहले तो आप देखिए ध्यान से, इसको इस तरह से अपन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूंगा, है ना, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। देखिए यहां पर वेन डायग्राम से कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, वैल्यू इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करनी पड़ती है अपने को। हाँ, टोटल 800 है, मराठी है और अंग्रेजी है और आपकी हिंदी है, ठीक है। टोटल आप देखेंगे 220 मराठी में पास है, तो ये टोटल जो सर्कल है 220 का है ना। सेम ये टोटल सर्कल 300 का है, ये वाला सर्कल 150 का है। 125 जो है आपका मराठी अंग्रेजी वाला है। मराठी अंग्रेजी मतलब ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला आपको मैं दूसरा कलर कर देता हूं ताकि आप लोग को आसान रहे। ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कितने का है, ये 125 का है, ये 125 का है। सेम 70 हिंदी मराठी है, ये वाला जो सर्कल है ये 70 है पूरा का पूरा, है ना। और ये वाला जो एरिया है बेसिकली ये वाला एरिया है, ये वाला आपका एरिया कितना है, 60 है हिंदी अंग्रेजी का। और बोला जा रहा है कि तीनों भाषाओं में जो फेल है वो 30 है। अब हमें नहीं पता भाई, अब ये फेल वालों का दे रखा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो दे रखा है 30, ये फेल वालों का दे रखा है ना। ये उनका नहीं है कि पास कितने, ये किसका दे रखा है, ये फेल वालों का दे रखा है ना। तो फेल वालों का दे रखा है तो जाहिर सी बात है यहां पर कैसे निकालेंगे, है ना। अब जाहिर सी बात है कैसे निकालेंगे, पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालिए, टोटल कितना हो रहा है उस हिसाब से आप क्या निकालिए, फेल। अब 800 लोग हैं, 800 लोग हैं जिसमें आपको दे रखा है, हाँ सॉरी, अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है ठीक है, माफी चाहूंगा, ये 30 दे रखा है, फेल बोला है ना, ठीक है, ये 30 दे रखा है फेल वाला कॉमन। अब केवल मराठी निकालिए आप, केवल मराठी आप देखेंगे कितने हो जाएंगे, केवल मराठी में पास, तो 200 माइनस 125, 200 माइनस 125 माइनस 30 माइनस 70, तो ये केवल मराठी आएंगे, केवल मराठी, केवल मराठी आएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 200 में से 125 गया 75 और 175 और आपका ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 आपका, ये 30 एक बार माइनस कर दिया अपन ने, हाँ डबल हो जाएगा, इसको ऐसे मत करो आप, इसको आप कर लो, ऐसे मत करो आप, पहले ये वाला पार्ट निकाल लो, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 30, ये हो जाएगा 95, ये हो गया 95, ये हो जाएगा 70 माइनस 30 40, ठीक है। अब आप इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा, मराठी वाले केवल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 220 माइनस 95 माइनस 40 माइनस 30, ये इस तरह से करना है अपने को, है ना। माइनस 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70 70 और ये हो जाएगा 165, 220 माइनस 165, केवल मराठी हो जाएंगे आपके 220 माइनस 165 हो जाएंगे 35, 35 और 20 55, तो केवल मराठी 55 आए, है ना। अब केवल मराठी यहाँ पर केवल मराठी यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे, है ना। इसी प्रकार आप किसका निकालो, केवल इंग्लिश का निकालो, केवल इंग्लिश का निकाल लो, है ना। तो केवल इंग्लिश का कितना हो जाएगा 300 और ये वाला पार्ट कितना है 95 और ये वाला हो जाएगा 60 माइनस 30, 30 का हो जाएगा, तो 300 माइनस 95 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 60, है ना। तो ये टोटल 60 कर दो यहाँ पर माइनस आप,
ये हो जाएगा 205, 205, ये हो जाएगा 145, 145 केवल इंग्लिश वाले हो जाएंगे। चेक कर लो, 145 जो होंगे केवल इंग्लिश वाले हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही केवल हिंदी वाले निकाल लीजिए, हिंदी वाले कितने होंगे भाई साहब? हाँ, केवल हिंदी वाले कितने होंगे? 150 टोटल है ये, है ना। 150 टोटल है, 150 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 30, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 40 70 70 30 50, केवल हिंदी वाले हो जाएंगे 50, केवल हिंदी 50, है ना। और केवल इंग्लिश 145 और केवल मराठी 55। अब क्वेश्चन पे आइए, बोला है कितने छात्र दो भाषाओं में फेल हुए हैं? दो भाषा वाले, अब दो भाषा वाले कौन कौन है देखिए, 95 है दो भाषा वाला, 40 है और 30 है ना। 95 30 और 40 है दो भाषा वाला, 95 40 और 30 है दो भाषा वाला। तो ये हो जाएगा कितना? 9 4 13 13 165 एग्जैक्टली दो भाषा में। तो एग्जैक्टली दो भाषा में 165 फेल हुए हैं, है ना। एग्जैक्टली दो भाषा में आप देखेंगे तो 165 होना चाहिए। हाँ, यही होगा। चेक कर लो भाई, हाँ कोई गलती तो नहीं हुई, चेक कर लो एक बार देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। दो भाषा में पूछा जा रहा है, हाँ दो भाषा में कितने फेल हुए हैं ये पूछा जा रहा है। हाँ, चेक कर लो, आंकड़ा सही आया ना, कोई गलती तो नहीं हुई, मिस्टेक तो नहीं है। 95 हो गया, 125 माइनस 30 कर दिया। सेम ये 60 का था तो 30 माइनस कर दिया, 30 बचा। सेम ये आपका 70 का था, 30 माइनस किया तो 40 बचा केवल। 40 95 30, है ना। 40 95 30 यही होगा, और तो होगा नहीं। 165 होना चाहिए, चेक कर लो, 165 होना चाहिए ये बेसिकली। हाँ, केवल मराठी में देख लो कितना आया, 55 आ गया, हिंदी के 50 आ गए, और आपका इंग्लिश का आपका जो हो गया, इंग्लिश का आपका हो जाएगा कितना? इंग्लिश का आपका हो गया 145। ठीक है, चलिए सही है। यहां पे देख लीजिए, एक भाषा में फेल बोला जा रहा है, 50 है हिंदी में, है ना। 50 हिंदी में आए, 55 में है मराठी और 145 इंग्लिश में। 55 में मराठी है, 145 जो है इंग्लिश में है। 5 5 10 एक हासिल, ये हो जाएगा 5 10 11, ये हो जाएगा 250। तो 250 वो हो जाएंगे आपके केवल एक भाषा में। ठीक है, चलिए तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो चुका होगा, है ना। दो सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं, है ना, दो सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं, और आपका बाकी में कितने हैं। और ये वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनाना पड़ता है आपको, है ना। तो आपने देखा कि ये जो पूरा सर्कल था 220 का था, ये पूरा सर्कल जो था 300 का था, ये पूरा सर्कल जो था 150 का था। फिर आपने देखा कि ये दोनों का कॉमन सर्कल हरा वाला 125 का था, जो बीच में है तीनों में कॉमन वो 30 का था। तो जाहिर सी बात है ये एरिया क्या हो जाएगा भाई, जब मैं इस पूरा को देखूं तो 125 है और ये 30 माइनस करूंगा तो भैया कितना होगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 125 माइनस 30, तो ये आपका हो गया कितना, 95 का, है ना। 125 माइनस 30 ये 95 का हो गया। फिर ये आ गया मैथ मराठी और हिंदी वाला, 70 का था, 30 घटाया तो भैया 40 वो हैं जो मराठी और हिंदी बस में फेल हैं। ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी का देखा, 60 का था तो ये 30 माइनस किया तो 30 का हो गया। अब जाहिर सी बात है दो सब्जेक्ट में बोला जा रहा है तो 40 है, 95 और 30 है, बस आपने टोटल कर दिया तो आपका आंसर 165 आ गया, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसी में देखिए, कई बार इसी में वो वर्ड एग्जैक्टली टू लैंग्वेज ना लिख के क्या कर देता है, वो लिख देगा कम से कम दो में फेल, है ना, कम से कम दो में फेल, है ना। अगर ये वर्ड लिख देता ना तब आपका आंसर पता है क्या होता, तब आपका आंसर होता 195, तब आपका आंसर क्या होता, 195 होता।
क्यों होता? क्योंकि उसने बोला है कम से कम 2 फेल, मतलब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में। तो आप यहां पर 3 वाला भी ऐड करते तो 195 हो जाता। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहां पर उसने शब्द रखा है एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज, एग्जैक्टली ठीक 2 भाषा में फेल कितने हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है, शब्दों का खेल होता है और क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है ना। तो इस चीज को विशेष कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि दे रखा है। क्या क्वेश्चन है भाई साहब? एक एरिया दे रखा है, राज्य दे रखा है ABCD, जिसमें एरिया दे रखा है और जनसंख्या दे रखी है और बोल रहा है कि विच इज मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड। अब यहां पर डेंसिटी की बात हो रही है। तो डेंसिटी आप सभी ने पढ़ी होगी, बेसिक चीज है कि घनत्व होता है। क्या घनत्व होता है? कुल पॉपुलेशन बटा एरिया, है ना। टोटल पॉपुलेशन बटा एरिया, है ना। कम एरिया में जितना ज्यादा लोग होंगे, जितना एरिया कम होगा उतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, है ना। अब यहां पर आपको दे रखा है 16 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 3 लाख एरिया है आपका ये किलोमीटर में। चलिए तो डिवाइड कीजिए भाई। पहले वाला है 16 लाख, 16 लाख है, 16 लाख, लाख में आ गए 5 जीरो, है ना। 16 लाख हो गया, डिवाइड बाय 80,000। तो यहां पर 80,000 क्यों कर रहा हूं, किलोमीटर मीटर आपका दे रखा है। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है 20 आ जाएगा। तो 20 जो है आपका पर किलोमीटर में आपका क्या कहलाएगी, बेसिकली कहलाएगी ये, है ना। ऐसे ही आप किसका सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्व कीजिए भाई। ये आपका 10 लाख बटा आपका क्या है, ये 10 लाख बटा 50,000 है। तो ये भी BC आएगा, है ना, ये भी BC आएगा। ये है आपका 4 लाख बटा 10,000, 4 लाख बटा 10,000 करेंगे तो भैया 40 आएगा इसका। और यहां पर 3 लाख बटा ये करेंगे 5,000 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 30 पंजे 60। तो सबसे आप देखेंगे जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो आपकी D की है। आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि आप इसको पूरा करोगे, डायरेक्ट ही है। आपको दिख रहा है कि भाई 16 लाख डिवाइड बाय 80,000 20 आया, 10 लाख डिवाइड बाय 50,000 20 आया, है ना। 4 लाख डिवाइड बाय 10 40 आएगा। इसी प्रकार 3 लाख डिवाइड बाय 5,000, 3 लाख डिवाइड बाय 5,000। तो जाहिर सी बात है 3 जीरो कट जाएंगे, 5 छक्के 30, 60 आपका आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा घनत्व जो है D का हो जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आप जो है बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TRAI, TRAI। जी हाँ, TRAI ट्राई जिसको हम कहते हैं। और ट्राई आप पढ़ते रहते होंगे न्यूज़पेपर पे कि ट्राई जो है अक्सर कंपनियों पर क्या लगाता रहता है, फाइन लगाता रहता है टेलीकॉम कंपनियों पर, है ना। तो ट्राई क्या है एक्चुअली में, है ना। ट्राई क्या है जल्दी बताइए। रेगुलेटरी अथॉरिटी है बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर की, जो कि पूरा रेगुलेशन देखती है आपका टेलीकॉम सेक्टर का। इसे स्टैब्लिश अगर बात करें तो 20 फरवरी 1997 को इसे स्टैब्लिश किया गया था, है ना, टेलीकॉम सेक्टर में रेगुलेशन के लिए। और इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो सभी को पता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। चलिए तो ये याद रखिएगा और अक्सर न्यूज में रहती है। और अभी जियो पे ही कुछ टाइम पहले इन्होंने वो लगाया था। चलिए कीर्ति रजक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़िए क्लास में, आप मेंबर हैं ऑल एग्जाम प्लेस की। ऐसे ही जो बच्चे सपोर्ट करना चाहते हैं हमारी क्लास की लगातार चले, तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं और एक छोटा सा अमाउंट आप डोनेट या सपोर्ट कर सकते हैं हमें। तो ज्वाइन अगर करना चाहें ज्वाइन बटन से तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। साथ में
और भी यहाँ पर कुछ मेंबर हैं, जैसे वंदना जी यहाँ पर मेंबर हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास, आईटी एक्ट कब पास हुआ था ये आपको बताना है। चलिए फर्स्ट पेपर में मिनिमम अगर बात करें तो आपको 20 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं। 50 का 40% जो है 20 क्वेश्चन। इससे अगर आप नीचे गलत कर दिए, 19 भी कर दिए आपने, तो आप वहीं पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मिनिमम 20 तो करने ही करने, वो ला सकते हो आप। अगर आप करना चाहो तो आराम से आप 30 से 35 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो, अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा है ना, थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा है तो 35 बिल्कुल कर सकते हो। सभी को पता है, आपने पढ़ा ही होगा आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 है ना, ये पढ़ा होगा आपने, बस खत्म। हाँ क्वेश्चन है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आईटी एक्ट 2000 सभी ने पढ़ा है। हाँ क्या था ये, हाँ कब पास हुआ था, 2000 में पास हुआ था, है ना। प्रमोद महाजन उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, प्रमोद महाजन जो है उस टाइम पे बेसिकली आपके टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे, और प्रेसिडेंट उस टाइम पे शायद के आर नारायण थे, है ना। के आर नारायण उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको पूछ ले, है ना, इंटरव्यू में भी कई बार ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछ लेता है। सत्येंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेगुलर क्लास देखने के लिए। चलिए अगला देखिएगा, बोला जा रहा है वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, इन इंडिया पहला सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये आपको बताना है ना। पहला जो आपका था उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान था, ये आपको बताना है। चलिए, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बिल्कुल आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, और इसको लगता नहीं कि मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ हाँ, परम सीरीज आपने पढ़ी होगी। हाँ, परम आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, परम पढ़ा होगा आपने, परम कंप्यूटर, परम 8000, है ना, इसी नाम से था बेसिकली, परम 8000, है ना। 1991, जी हाँ 1991 परम, 1991 परम, है ना। 8000 बाद में फिर ये परम 10,000 आ गया, और मैन जो रोल था सीडेक के डायरेक्टर विजय भटकर। जी हाँ, विजय भटकर का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि ये बेसिकली सीडेक से थे, है ना, और बेसिकली यहां पर आपका डेवलप किया गया था बेसिकली। हाँ, और अभी अगर अभी देखें तो टॉप 100 में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है टॉप 100 में सुपर कंप्यूटर जो है वो है परम सिद्धि, है ना। टॉप 100 में अगर आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, तो परम सिद्धि जो है, परम सिद्धि, जी हाँ, परम सिद्धि जो है टॉप 100 में आता है। इस चीज को याद रखिएगा, टॉप 100 में 500 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की अगर लिस्ट देखें तो जो आपका परम सिद्धि है टॉप 100 में आता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका प्रत्यूष आपने सुना होगा, है ना, प्रत्यूष आपने सुना होगा, ये भी सुपर कंप्यूटर है ना, ये भी सुपर कंप्यूटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और परम सिद्धि एआई जो है ना, एक है परम सिद्धि और एक परम सिद्धि एआई, इसमें आप जोड़ दोगे तो वो 63 रैंक पे है ना। परम सिद्धि एआई करके है, वो 63 रैंक पे है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और विजय भटकर का जो योगदान है काफी ज्यादा है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज मेड कंपल्सरी फॉर स्कूल ऑफ एंटर इंफॉर्मेशन ऑल स्टूडेंट ऑन वेब पोर्टल इज नोन। अब ये एक्चुअली में जो सेट का पेपर था महाराष्ट्र का था, इसलिए यहां पर महाराष्ट्र को रेफरेंस देके एक क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया है। हो सकता है आपको आईटी टेक्नोलॉजी एमपी पे बेस्ड क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, तो थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है ना। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी याद रखिएगा सरल करके महाराष्ट्र का है बेसिकली, है ना, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सरल, है ना, सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म
फॉर अचीविंग लर्निंग बाय स्टूडेंट, सरल करके ये आपका दे रखा है। सर कंप्यूटर साइंस की मैराथन करवा दो, देखिए कंप्यूटर साइंस की तो पॉसिबल नहीं है, पेपर 1 की मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, पेपर 1 की हो जाएगी, है ना, पेपर 1 की मैं दे रहा हूं गारंटी, वो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए अगला देखिएगा, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए डिजिटल इनिशिएटिव कौन सा है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, सेंट्रल डाटा फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी या डिजिटल विद्या। चलिए बताइए क्या है ये। हाँ चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। जी हाँ, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी जो है एक तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो MHRD, जिसे नेट के नाम से जाना जाता है ना, MHRD जो डिजिटल डाटाबेस है ऑफ एकेडमिक अवार्ड, जिसे सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री हो गया, मार्कशीट हो गया, है ना। तो आप यहां पर अपना क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं इस चीज को, तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन आया है। देखिए MP के लिए अलग अलग पोर्टल हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल हैं, है ना, अलग अलग पोर्टल हैं, एक पोर्टल नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के अलग अलग पोर्टल हैं। वैसे क्वेश्चन तो रेयर ही आएगा, बट पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज नॉट अंडर हजार्डस वन। कौन सा भैया अपशिष्ट जो पदार्थ है खतरनाक के अंतर्गत नहीं आता? एग्रीकल्चर रिसाइड्स हो गए, केमिकल हो गया, पेंट हो गया, इलेक्ट्रो प्लांटिंग वेस्ट हो गए, ये आपको बताना है। हाँ चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ मेरी ज्योग्राफी तो है अच्छी, हाँ, लेकिन क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, ऊपर से बायलिंगुअल करने में। मैं पढ़ाने को पढ़ा देता ज्योग्राफी हिस्ट्री सबके, लेकिन क्वेश्चंस जो बनाना है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और एक ही पेपर बनाने में मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं 50 क्वेश्चन, क्योंकि बायलिंगुअल करना पड़ता है। तो हो पाएगा तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा, बाकी झूठी आस नहीं दूंगा, जो है सामने है। हाँ बिल्कुल। तो भैया एग्रीकल्चर से निकली हुई चीजें उतना वेस्ट नहीं करती हैं, है ना, उतना वो नहीं करती, बाकी जो है रसायन और पेंट वेंट सब बहुत करते हैं। चलिए बोल रहा है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट 1992 वाला भाई कन्वेंशन बोल रहा है कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, पेरिस में, स्टॉकहोम में, जोहान्सबर्ग में। 1992 वाला, हाँ 1992 वाला जो आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट का हुआ था, वो कहां पर हुआ था और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, है ना, हाँ क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि किस नाम से जाना जाता है 1992 वाला। तो याद रखिएगा, इसे अर्थ समिट के नाम से जानते हो आप, अर्थ समिट के नाम से जानते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1992 वाला या अर्थ समिट कहां पे हुआ था, या फिर इसे किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो हुआ था बेसिकली कहां पे हुआ था, ये आपका हुआ था रियो डे जेनेरियो ब्राजील में, है ना, याद रखिएगा, अर्थ समिट जिसे हम कहते हैं, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जल्दी से बोल रहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू ऑर्गन इन्फेक्शन बॉडी पार्ट्स आर डिस्पोज यूजिंग। कैसे डिस्पोज होते हैं? ऑटोक्लेविंग के द्वारा, माइक्रोवेव के द्वारा, कंपोजिंग के द्वारा या इंसिरेशन के द्वारा, अब आपको बताना है। चलिए चलिए हाँ याद रखिएगा, किस नाम से जानेंगे? बायोमेडिकल वेस्ट हो रही है यहां पर, ह्यूमन एनिमल का जो टिश्यू होते हैं उसकी बात हो रही है, तो ये होता है भस्मीकरण, जिसे कहते हैं इंसेरिएशन। हाई टेम्परेचर पे, जी हाँ, हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं? ट्रीट किया जाता है ऐसे, हाई टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद जो आपका वेस्ट बचता है तो राख ही बचती है और गैस होती है, बस और कुछ नहीं होता। हाँ, तो राख रहती है, गैस उड़ जाती है, राख बचती है बस, है ना। जनरली जो इलेक्ट्रिक पावर होते हैं, है ना, वहां पर आप उसको किया जाता है। देखिए रफ वर्कशीट नहीं मिलती, जो आपको पेपर मिलेगा ना,
पेपर के साइड में ही आपका जगह होती है और पीछे 2 से 3 पेज होते हैं, 2 से 3 पेज आपके पीछे खाली होते हैं रफ के लिए, तो आप वहां पे भी करना चाहो तो कर सकते हो रफ काम। चलिए अगला है कि लैंडस्लाइड हजार्ड जो कॉमन है हिली एरिया में किस कारण होती है भाई साहब। लैंडस्लाइड आप पढ़ते रहते हो न्यूज में, बारिश के समय पर लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं। कोई मनाली गया घूमने, पता चला लैंडस्लाइड हो गई, रोड बंद हो गई, कार के ऊपर बड़े बड़े बुलडोजर गिर गए, है ना। अब आपको बताना है यहां पर लॉस ऑफ वेजिटेशन, लॉस ऑफ सॉइल, कटिंग ऑफ हिल स्लोप एंड ऑल दी अबव। तो मैंने कल आपको एक साइंटिफिक मेथड भी बताई है कि कैसे आप तुक्का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में आंसर नहीं भी पता है तो आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि सभी 99% केसेस में आंसर यही होता है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तुक्का वाली तो देख लेना, और पूरा देखना, केवल थंबनेल लेके मत करना कि सर आप क्या तुक्का लगाना सिखा रहे हो। मैंने वहां पर आपको बताया है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है ना, कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है और किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर निकाले जाते हैं। मैंने वहां पे केवल नहीं बोला है कि आंखें बंद करो तो डायरेक्ट भगवान का नाम दिया और तुक्का लगा दो, तो वो तुक्का वाला नहीं था, वो मेथड है एक्चुअली पेपर अटेम्प्ट करने की, जहां से आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं नॉर्मली, जो अभी तक नहीं करते थे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप बोलो सर तुक्का लगाना सिखा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तुक्का भी लगाना सिखा रहे हैं। चलिए अगला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका जो काम है, इसका हेडक्वार्टर है बेसिकली कहां पे है। और ये क्वेश्चन देखिए 2 से 3 बार अलग अलग सेट में आया है भाई, आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो मेरे हिसाब से इसको आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, 121 कंट्रियों ने इसको साइन किया है, बेसिकली इंडिया में ही इसका है ना। मोदी साहब ने बेसिकली आपका लॉन्च किया था इसे, है ना। और उस टाइम पे शायद उन्होंने सूर्य पुत्र करके कहा था ये ट्रिटी को, है ना, सूर्य पुत्र करके ट्रिटी कही थी। और ये सभी को पता है ग्वाल पहाड़ी जो है आपकी गुड़गांव की, हरियाणा की, और गुड़गांव ना बोल के अब इसको याद रखिएगा, गुड़गांव हो सकता है ना आए आपको, गुरुग्राम आए, है ना, गुरुग्राम आए, गुड़गांव नहीं आएगा, नाम तो बदल गया है, क्वेश्चन पुराना है, लेकिन आ सकता है एग्जाम में गुड़गांव, जो कि हो चुका है गुरुग्राम, हरियाणा का पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, टू रिसीव डिग्री वासु लर्नर वॉज एक्सपेक्टेड टू लर्न मिनिमम ब्लैंक ईयर इन गुरुकुल। बोला डिग्री प्राप्त करने के लिए वासु शिक्षार्थी से गुरुकुल में न्यूनतम कितने वर्ष सीखने की अपेक्षा की गई थी। चलिए हाँ, गुरुकुल सिस्टम की बात हो रही है यहां पर। वैदिक काल में जनरली आप देखेंगे जब वैदिक काल शुरू हुआ था तब ही से गुरुकुल सिस्टम डेवलप हुआ। गुरुकुल में जनरली आपको लिटरेचर पढ़ाए जाते थे, जैसे ऋग्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया, है ना, मेडिटेशन हो गया, है ना, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। और कितने साल यहां पर कहा गया था, जो वासु की एज है वो आपको बताना है। आपको 3 जो लाइफ की स्टेज है ये आपको पता है, जो वासु एज होती है वो 24 साल तक की होती है, रुद्र जो होती है 36 की होती है, और आदित्य जो होती है 48 की होती है। तो याद रखिएगा 12 का पहाड़ा, 24, 36, 48, है ना, ये हो गई वासु, ये हो गई वासु, 36 हो गई रुद्रा, है ना, रुद्रा, और 48 जो हो गई वो हो गई आदित्य। ये एज जो थी याद रखिएगा, 12 के पहाड़े में 12 का 24, 36, 48 वासु, रुद्र और आदित्य। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है ना। मिनिमम जो था वो था आपका 24 वर्ष, है ना, 24 गुरुकुल में। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। हाँ चलिए, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बोला जा रहा है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड दैट 3 there should be minimum blank working day excluding examination day in university and college। मिनिमम यूजीसी के अनुसार, सॉरी यूजीसी के अनुसार नहीं, यूईसी के अनुसार जो है आपको बताना है। चलिए कितना दिन कम से कम होना चाहिए। हाँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 की जो थी, इसमें आपको बताया गया था, इसमें कुछ कुछ एम थे। जैसे एक तो एम था यूनिवर्सिटी का बेसिकली सोशल पॉलिटिकल सिनारियो को देखते हुए डेवलप किया गया था, है ना। ऐसे ही एक एम था कि टीचिंग स्टाफ का होना, और क्वालिटी टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट था कि भैया टीचर जो हैं वो बेसिकली हायर स्टडी के लिए कहाँ भेजे जा सके,
इंडिया के बाहर भेजे जा सके। एक एम था कि भाई ड्यूरेशन जो था आपका बेसिकली कहा क्या गया कि मिनिमम आप देखेंगे आपका 180 डेज, जी हाँ वर्किंग डे जो होते हैं मिनिमम आप देखेंगे 180 डेज इसमें कहा गया था, है ना। मिनिमम आप देखेंगे 180 डेज आपका कहा गया था। साथ में उसमें कहा गया था स्कूल एजुकेशन कितने साल की हो, स्कूल एजुकेशन 12 साल की हो, है ना। हायर एजुकेशन में आप देखें तो नॉर्मली कितने साल की हो, 3 साल की हो, है ना। और आपका जो भी चीजें हैं मिनिमम वो 180 डेज का होना चाहिए। साथ में रिसर्च फैसिलिटी हो, रिफॉर्म एग्जामिनेशन हो, है ना। प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे प्रोफेशनल डिग्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, एमबीबीएस हो, एग्रीकल्चर हो, है ना। जो लॉ है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनको बढ़ावा देने का कहा था इस वाली जो कमीशन थी उसमें, है ना। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन कभी आ जाए। अगला है द मेन रोल ऑफ यूजीसी एंड हायर एजुकेशन। भैया यूजीसी का रोल आपको बताना है क्या था, क्या रोल है यूजीसी का, जल्दी से बताइए। हाँ, यूजीसी का मेन रोल सभी को पता है ना। यूजीसी, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है यूजीसी के एस्टेब्लिशमेंट में, तो आप सभी को पता है 1953 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन रूल जो एक्ट बना 1956 में, तो एस्टेब्लिश तो आपका 1953 में ही किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कई जगह 1956 दिया है, कई जगह 1950 दिया है, तो एस्टेब्लिश 1953 में ही हुई, है ना। लेकिन जब एक्ट बना पार्लियामेंट्री में यूजीसी पे, जब इससे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया तो 1956 में बनाया गया था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यूनाइटेड ग्रांट कमीशन को। और मेन रोल जो है ना यूजीसी का वो है पैसे का, है ना। मेन रोल है पैसे का, पैसा, है ना, धन प्रदान करना। जो भी यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट की, है ना, स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, उनको मेन क्या है, पैसा प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना फंड का। अगर आप यूजीसी में चले जाते हैं तो हो सकता है आप बड़े अधिकारी बन जाएं, तो बहुत मालामाल हो जाएं, क्योंकि भैया पूरा काम जो है पैसे बांटने का यूजीसी का है, ना कि यूनिवर्सिटी खोलना, मान्यता देना, और ये बिल्कुल नहीं। मेन जो रोल है अगर आप देखेंगे, मुख्य भूमिका वो है पैसे बांटने की, है ना, वो यूजीसी का काम है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी जो है ये कहां पर है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नीरी, ये कहां पर है। ऐसे एमपी के हो सकते हैं, आपको पूछ ले जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उससे रिलेटेड, हायर एजुकेशन से जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उस पे आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, कहां पर है, हाँ याद रखिएगा। हाँ, कहां पर है ये, नागपुर में है, जी हाँ नागपुर में है बेसिकली ये। और सीएसआईआर का बेसिकली एक तरह से क्या है ये, है ना, फंडेड है सीआईएसआर के द्वारा बेसिकली आपका, और नागपुर में है। 1958 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और मेन इसका था वाटर ट्रीटमेंट का काम, है ना। मेन जो इसका काम था, फोकस था वाटर सप्लाई हो गई, वाटर ट्रीटमेंट हो गया, उस पे इसका मेन था। और इसकी लेबोरेटरी अगर आप देखेंगे तो जो मेट्रो सिटीज हैं जैसे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और आपका हैदराबाद, यहां पर इसकी लेबोरेटरी भी है, जोनल लेबोरेटरी नीरी की, तो इसको ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर जो है बेसिकली आपका नागपुर में है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है 1991 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए निर्देश था कि कॉलेज पाठ्यक्रम में खालिस्तान विषय को अनिवार्य करना चाहिए। किसको अनिवार्य करना चाहिए भैया कॉलेज में, 1991 का जो जजमेंट था उसमें। ऑप्शन है वुमेन स्टडी, एनवायरमेंटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वैल्यू एजुकेशन। तो मेरे हिसाब से आप तुरंत इसका आंसर कर पाएंगे, मुझे लगता नहीं कि आपको दिक्कत जाएगी इसमें। हाँ चलिए बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। वैल्यू आपका इसका सही आंसर है एनवायरमेंटल, पर्यावरण स्टडीज को बेसिकली ये किया गया था 1991 के। और ये बेसिकली आपका क्या है, पीआईएल फिल की गई थी। एमसी मेहता करके कोई वकील थे, उन्होंने पीआईएल फिल की कि भैया जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या करें, एनवायरनमेंट की स्टडी दें ताकि हमारा एनवायरनमेंट अच्छे से रह सके। तो उन्होंने पीआईएल फिल की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, है ना। एमसी मेहता करके व्यक्ति थे, एमसी मेहता,
है ना, ये याद रखिएगा 1991 की बात है ये। चलिए, तो ये थी आज की क्लास, जहां पर एक और बढ़िया वाला मैंने पेपर आपको करवाया। कल भी टाइम पे रहेगी क्लास, लेकिन 16 तारीख से मैंने आपको बता ही दिया है, 16 तारीख से महा मैराथन का आयोजन होगा। महा मैराथन होगी, अब पेपर तो मैंने करवा ही दिए, महा मैराथन जो होगी टॉपिक वाइज होगी। तो 16 को होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, 17 को रिसर्च एप्टीट्यूड, 18 को कम्युनिकेशन, 19 को आपका होगा डीआई, 20 को रीजनिंग, 21 को आपका होगा मैथ्स, और 22 को होगा आपका बेसिकली मेरा बर्थडे, है ना, तो बर्थडे के दिन होगा ऑफ, वीडियो आ जाएगा। 23 को होगा हायर एजुकेशन एनवायरमेंट, 24 को मैराथन रहेगी आपकी आईसीटी की, और 25 को जो लास्ट रहेगी वो रहेगी हायर एजुकेशन की, है ना। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, 5 बजे से शुरू होगी शाम के, 5 बजे शुरू होगी शाम के, जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, या जब तक मैं थक नहीं जाता पढ़ाते पढ़ाते, या आप नहीं थक जाते, तब तक ये क्लास चलेगी 5 बजे शाम से। ये ध्यान रख लीजिए। इसके पहले लगभग मैंने 12 से 15 सेट करवा चुका हूं फुल लेंथ वाले, वो देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हैं वो देखिएगा, तो आपका बहुत पेपर 1 हो जाएगा। और ये क्लास अगर कर लिया आपने तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। मतलब मैं टारगेट लेके चल रहा हूं 200 प्लस क्वेश्चन कम से कम, है ना, 200 प्लस थ्योरी वाले तो 200 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहा हूं मैं, जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे मुझे। और बाकी के तो मैथ रीजनिंग में जितने हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पूरे टॉपिक कवर हो जाए, टॉपिक वाइज में पूरा आपको कवर करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी हो तो लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा यूट्यूब पे, उसको भी ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये क्लास हो रही है, इसके बाद अभी जो क्लास चालू हो जाएगी वो एमपीजीके की चालू हो जाएगी, पेपर 1। जी हाँ, पूरा जो पेपर 1 है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जी हाँ, पेपर 1 का पूरा एमसीक्यू सीरीज चालू हो जाएगी यूट्यूब पे। तो आपको ये क्लास खत्म होने के बाद पूरा का पूरी चीज मिलने वाली अच्छी वाली, है ना। साथ में पेपर 1 का सेट के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 15% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है। 15 AUG कूपन कोड लगाइएगा, 15 AUG कूपन कोड लगाइएगा। सभी कोर्सेज पे 15% एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज जैसे 299 की है तो 15% छूट मिल जाएगी। 799 का एमपी सेट का उस पर छूट मिल जाएगी। मैथ्स पे छूट मिल जाएगी, रीजनिंग पे छूट मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 है 599 का, इस पे भी आपको छूट मिल जाएगी। तो ये बेसिकली आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है अच्छे से। और ऐसे ही क्लास लगातार चलते रहेगी हमारे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं आप लोगों से जल्दी ही। हाँ, ज्वाइन बटन जरूर दबा